हेलो एवरीवन, वेलकम टू IITN टॉक विद नागेश एंड प्रणय। आज एक ऐसा मुद्दा है कि जब आप एक मोबाइल नंबर लेते हैं या जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपको लगता होगा कि सिर्फ वो आपके लिए एक मोबाइल नंबर है। वो मोबाइल नंबर किसी के बिजनेस का सबसे बड़ा ग्रोथ पार्टनर है। वो ईमेल आईडी जो आप क्रिएट करते हैं किसी के लाइफ का सबसे बड़ा पैसा है और किसी के लाइफ का सबसे कम। आज हम इसी बात पे इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं हमारे वन ऑफ द मेन गेस्ट यश जाटिया, जिन्होंने अपना करियर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज, टॉप कॉलेज, लाखों यूथ हर साल एम करते हैं कि मुझे इस कॉलेज में जाना ही है। कॉलेज का नाम गेस कर सकते? IIT बॉम्बे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IITN टॉक विद नागेश एंड प्रणय। कैसा लग रहा है? आज एक ऐसा मुद्दा है कि जब आप एक मोबाइल नंबर लेते हैं या जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपको लगता होगा कि सिर्फ वो आपके लिए एक मोबाइल नंबर है। क्या आपको ये रियलाइजेशन है कि वो मोबाइल नंबर किसी के बिजनेस का सबसे बड़ा ग्रोथ पार्टनर है? वो ईमेल आईडी जो आप क्रिएट करते हैं, वो OTP जो आपके पास आती है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि वो मोबाइल नंबर किसी के लाइफ का सबसे बड़ा पैसा है और किसी के लाइफ का सबसे कम पैसा है? आज हम इसी बात पे इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं हमारे वन ऑफ द मेन गेस्ट यश जाटिया, जिन्होंने अपना करियर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज, टॉप कॉलेज, जो लाखों यूथ हर साल एम करते हैं कि मुझे इस कॉलेज में जाना ही है। कॉलेज का नाम गेस कर सकते? नहीं, IIT बॉम्बे। हमारे साथ हमारे कलीग मिस्टर प्रणय डे फ्रॉम IIT बॉम्बे, एज यू नो। और आज इस बात पे चर्चा होगी कि एक डेटा से क्या क्या हो रहा है दुनिया में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम जाते हैं 199 रुपए का सिम कार्ड लेते हैं, 200 रुपए का सिम कार्ड लेते हैं। उस टाइम आप सोचते हैं इस मोबाइल नंबर से मैं किसी को बिजनेस दूंगा, कोई इस मोबाइल नंबर से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। आपका एक मोबाइल नंबर कैसे एक जगह से दूसरी जगह चोरी होती है, उसके लिए इनवाइट किया है जो IIT बॉम्बे से पढ़ के और इंडिया के टॉप स्टार्टअप कंपनी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वेलकम यश जाटिया फ्रॉम IIT बॉम्बे। वेलकम सर। वो सब बाद में आएंगे कि बिजनेस कैसे होता है, डेटा से क्या होता है। हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे आते हैं कि आपको ऐसा कब लगा था, क्योंकि आप दोनों सेम IIT से हैं। आप IIT बॉम्बे से, आप IIT बॉम्बे से, और हमारे साथ एक और गेस्ट बैठे बट आज वो वीडियो में नहीं आएंगे, आतिफ सर IIT गुवाहाटी से। आप सभी लोग बैठे। आतिफ सर CS ब्रांच से हैं, आपका मेटलर्जी ब्रांच था, प्रणय सर का मैकेनिकल था। IIT ऐसा कब लगा कि मुझे IIT की तैयारी करनी चाहिए, IIT जाना चाहिए? कोई आपका रोल मॉडल रहा हो कि नहीं आप इसको देख के गए हैं, आपके मन में कब आया ये? तो देखिए, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फैमिली में सब कॉमर्स बैकग्राउंड से। माय सिस्टर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर दोनों ने BCom किए। तो मैं बचपन से, मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। एंड मैंने भी कभी सोचा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, बट कई ऐसा था कि मैथ्स के साथ साथ मेरी साइंस की तरफ भी एक लीनिंग हुआ करती थी कि कुछ चीज़ें बनाना मुझे पसंद था, कि छोटे मोटे चीज़ें घर से उठा के कुछ बना दिया, कुछ वायर जोड़ के बल्ब जला दिए, उसी में खुशी मिल जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ स्कूल टाइम की, 6th-7th की। तो उसी टाइम पे मैंने एक साइंस कैंप अटेंड किया था। तो वहाँ पे ऑन मेरिट बेसिस कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था एंड उन्हें भेजा गया था IIT बॉम्बे टू अटेंड अ 2-day कैंप। 2-day कैंप। सो मैं बाकायदा 2 दिन IIT बॉम्बे में रहा। IIT बॉम्बे के बच्चों के साथ, मतलब जो हमारे सीनियर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट की थी एरोस्पेस के रिगार्डिंग। सो उन्होंने हमें सिखाया कि मॉडल प्लेन्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने खुद वुड से प्लेन्स बनाए। मैंने 2 दिन IITians के साथ गुजारे। मैं उनके हॉस्टल में सोया रात भर। उस टाइम पे वो 2 दिन जब मैंने उस कैंपस में बिताए, उन लोगों के साथ बिताए, तब मुझे लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है।
और मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनना है। कैसे बनना है मुझे नहीं पता, ये क्या हो रहा है वो भी मुझे उस समय तक नहीं पता था। कि अच्छा आईआईटी में जाते कैसे है, जेईई एग्ज़ाम कितनी टफ होती है। ये बात होगी लगभग 7th-8th स्टैंडर्ड की। अच्छा, उस समय बिल्कुल माइंडसेट था नहीं। बट वो 2 दिन के बाद लगा कि नहीं, यहाँ जो हो रहा है ये अलग है, कुछ सही हो रहा है। कुछ सही हो रहा है, और यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसमें जो आपने बोला कि आपकी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके ग्रैंडफादर और फादर दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो कुछ ऐसे जो आपका क्वेश्चन था, मतलब जो आपने आंसर दिया उसमें मेरा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरी फैमिली में कोई भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं रहा है, ये पहली बार साइंस करने जा रहे हैं तो हमको कुछ नहीं पता है। तो क्या ऐसा कभी आपके पास हिंड्रेंस आया, मम्मी पापा या बहन या किसी ने ऐसा बोला कि तू मत नहीं कर पाएगा, हमारी फैमिली में कोई नहीं कर पाया, सब साइंस बैकग्राउंड से है, तू इतना उल्टा कैसे सोच सकता है? कुछ हिंड्रेंस आया था आपकी लाइफ में ऐसा कुछ? ऐसे हिंड्रेंस कुछ नहीं था। माई पेरेंट्स वर ऑलवेज ओपन कि जो करना है करो, बट यू नीड टू बी श्योर। जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तब तक चाहे कोई भी कुछ भी बोल ले, मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये अभी जो यंग जनरेशन है, 10th के बाद एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। अगर श्योर है तो ठीक है, और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज रहते हैं और उन लोगों को लगता है कि साइंस डिफिकल्ट है। तो आपके हिसाब से क्या उनको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, और क्या साइंस वाकई में इतना डिफिकल्ट है जितना ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है? देखिए, लाइफ में तो इजी कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ की अपनी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल है। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप अनश्योर हो किसी चीज़ के बारे में तो आप एक्सप्लोर मोड में जाओ। लाइफ में 2 मोड होते हैं, एक होता है एक्सप्लोर मोड, एक होता है एक्सप्लॉइट मोड। एक्सप्लोर मोड में आप चीज़ें ट्राई करते हो, कि चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हो। जब आप किसी चीज़ को पकड़ लेते हो तब आप उसको एक्सप्लॉइट करना चालू करते हो। ये एक डेटा साइंस मॉडल की तरह भी आप कह सकते हो, उसमें भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि लोगों से बात करो। अगर आपको श्योर नहीं है कि साइंस में क्या हो रहा है, आर्ट्स में क्या फील्ड्स है, टॉक टू पीपल। आपके कॉलेज के सीनियर्स होंगे, स्कूल के सीनियर्स जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में, उनसे बात कीजिए। आज आपके पास सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट टू पीपल, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कनेक्ट टू पीपल, टॉक टू देम, लुक एट व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड द वर्ल्ड, राइट, एंड देन टेक योर डिसीजन। स्कूल टाइम में आप एवरेज स्टूडेंट थे या टॉपर थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है पेरेंट्स का कि सर इसका तो 60% आ रहा है, इसका तो 70% आता है, ये क्या ही आईआईटी जाएगा। और पहले रिजल्ट के बाद देखेंगे, रिजल्ट के बाद देखेंगे हम, रिजल्ट के सर रिजल्ट के बाद सोचेंगे, 10th के रिजल्ट के बाद सोचेंगे, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब कैसा था आपका वो? सो देखो, परसेंटेजेस की बात की जाए तो मुझे 10th में 96% आए थे। अरे यार, और एक सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कौन से बोर्ड के थे? मैं स्टेट बोर्ड में था। स्टेट बोर्ड का सबसे मेन क्वेश्चन ये भी है, बहुत लोगों का ये भी परसेप्शन रहता है कि स्टेट बोर्ड वाले वीक होते हैं। हाँ, आईसीएससी, आईजी, सीबीएसई वाले बहुत अच्छा एक्सेल कर पाते हैं। तो यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल कि आप स्टेट बोर्ड के होके, इनफैक्ट मेरे भी कई स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो एसएससी के होके आईआईटी गए। तो आप, हाँ, ये दोनों पार्ट का प्लीज आंसर। तो देखिए, जो एजुकेशन है ना, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। स्कूल एक प्राइमरी स्टेज है, उसका अपना एक फंक्शन होता है। स्कूल का फंक्शन है कि आप स्टूडेंट्स को या बच्चों को एक कॉग्निटिव एबिलिटी, एक बेसिक लॉजिकल एबिलिटी और उन सब चीज़ों में ट्रेन किए, जिससे कि बच्चे डेवलप करे थॉट प्रोसेस की, सोचते कैसे है, राइट, लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करे। नेक्स्ट स्टेज होता है आपका हाई स्कूल या फिर जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होती है। सो जनरली ये जो स्टेजेस होते हैं ना, ये काफ़ी डिस्कनेक्टेड होते हैं। सो इट डज नॉट मैटर कि आप फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहे थे, विच विल डिक्टेट कि आप सेकंड स्टेज में क्या करोगे। उससे कोई रिलेशन नहीं होता। चाहे आप आईसीएससी में हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आपने फ्रेंच पढ़ी है 8th में, चाहे आपने संस्कृत पढ़ी है 8th में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस पॉइंट पे पड़ता है कि आप फाइनल ईयर ऑफ स्कूल, लाइक 10th स्टैंडर्ड में, आप डिसाइड क्या करते हो कि मेरा मन क्या कह रहा है, क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है ना, वो तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि क्या मैं करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आधी डिसीजन कैसे बनाएंगे आप एसएससी के बच्चे हैं, कैसे डिसीजन बनाएंगे? वही क्वेश्चन होता है सबका कि सर मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब मैं करूंगा। देखो, एसएससी बोर्ड वेट किया था? नहीं, मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया था। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने उस टाइम पे कैंप अटेंड किया था, तो उस टाइम के बाद मैंने खुद ही रिसर्च चालू की कि
क्या होता है आईटी में, कौन है ये बच्चे जो आईटी में जा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। तब पता चल रहा है कि अच्छा ये तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, हर एक जन कोई ना कोई बड़ा काम कर ही रहा है कहीं ना कहीं, और आज आप कर रहे हैं। देखिए, ये आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है जो ये बोलते हैं कि मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ, मेरे घर में कोई कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, सभी कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो यश इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर लाइफ कि आप सीखिए कि आप चाहे एसएससी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपके घर में कोई कभी साइंस पढ़ा भी ना हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। मैटर ये करता है कि आप 10th में सोचते क्या है। 2 वर्ड बोला कि या तो आप एक्सप्लोर करिए या तो एक्सप्लॉइट हो जाइए। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, ये बड़ा मोटिवेशन पॉइंट था, मुझे नहीं पता था लिटरली कि एसएससी बोर्ड से पढ़े हो, क्योंकि नैरेटिव सेट है कि एसएससी बोर्ड से पढ़ना मतलब गुनाह करना है। देखो सिंपल बात है ना, आईसीएसई बोर्ड हो चाहे एसएससी बोर्ड हो, 1+1 2 ही होता है। फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। यही समझाते हैं सभी, यही समझाते हैं। क्या कभी प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा लगा कि आईआईटी नहीं होगा? देखो अप्स एंड डाउन्स हर एक के लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आते हैं डाउन पॉइंट्स, लगता है कभी कभी कि शायद आई एम नॉट वर्थ इट, व्हाट इफ मुझसे क्रैक ना हो, कि इज इट नॉट इनफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं ना लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि एम आई केपेबल इनफ, ठीक है। सी एवरीवन इज केपेबल इनफ ऑफ डूइंग समथिंग और द अदर, दे जस्ट हैव टू फाइंड द राइट वे। तो उस समय जब मुझे लग रहा था कि क्या मैं केपेबल नहीं हूँ, तो मेरे लिए फॉल बैक ऑप्शन एक ही था, आई वेंट टू माई प्रोफेसर कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फॉर सम रीज़न आई एम लूजिंग माई कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल में बात की, भाई क्या हो गया, क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा। सो मेरी प्रॉब्लम ये थी, अगेन क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ स्कूल बैकग्राउंड, मेरी आदत ये थी कि मैं सारे क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करता जाऊँ। और आपको क्या लगता है कि जब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड जो मेरा डाउट क्रिएट हुआ था कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये उससे हुआ था कि जो हमारी टेस्ट सीरीज हुआ करती थी, जहाँ पे यू गिव एन एग्जाम, जहाँ पे हज़ारों बच्चे एग्जाम दे रहे, फिर एक कॉमन रैंक लिस्ट आती है, उसमें रैंक्स आ रहे लेट्स से इन 200 300। उस समय लगता था कि अगर मेरा रैंक 1000-2000 बच्चों में इतना आ रहा है, तो जब 1.5 लाख बच्चे देंगे एग्ज़ाम ऑल ओवर दी इंडिया, तब मेरा रैंक क्या होगा। तो वो मैं प्रोफेसर के पास गया, उन्होंने एनालाइज किया कि भाई नंबर्स कम क्यों आए हैं। तब ये पता चला कि द प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस। आईआईटी का एग्ज़ाम जो है वो बस सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बारे में है ही नहीं, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग द राइट क्वेश्चन एंड मैक्सिमाइजिंग योर आउटपुट। क्योंकि ये +4 -2 का गेम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट +4, सो एवरी -2 इज ऑल्सो सेटिंग यू बिहाइंड। इफ यू आर अवॉइडिंग एन -2, यू कैन से दैट यू आर गेनिंग 2 मार्क्स। तो वो चीज़ जब हटना चालू हुई, व्हेन आई स्टार्टेड, इसको क्या बोलते हैं ना, एक ईगो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स में। 10th में ईगो प्रॉब्लम होती है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो 11th में बहुत टाइम के बाद निकलती है। तो ये ईगो छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पे स्पेशली नेगेटिव मार्किंग हो, नीट और जेईई जैसे एग्जाम में। नीट और जेईई जैसे एग्जाम में। आपकी रैंक क्या थी? मेरी रैंक 2500 थी, लाइक एग्जैक्ट रैंक तो इस समय मुझे याद भी नहीं है, बट हाँ अराउंड दैट। कुछ मार्क्स याद है, कितने मार्क्स थे? आई थिंक अराउंड 50% थे। सो मेरे को पर्टिकुलरली कितने मार्क्स का पेपर था? शायद 540 मार्क्स थे। सो मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम -2 मार्किंग आई थी, राइट। सो अराउंड 500 मार्क्स का था करीब करीब। सो मेरे को याद है कि जब मेरा फर्स्ट पेपर हुआ था, सो मैं बहुत सहमा सा हॉल के बाहर निकला था कि इतना अच्छा नहीं गया, कुछ क्वेश्चंस रह गए। तो उस समय मेरे एक प्रोफेसर थे जो मेरे साथ आए हुए थे कि मोटिवेट करने मेरे साथ थे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ चुके, तो वहाँ पे घूमते भी रहते थे और एग्ज़ाम थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक मेंटेन करता हूँ कि उनको मोटिवेट कर दूंगा बीच। काफ़ी मेंटल सपोर्ट मिला। तो उन्होंने मेरे को जब बताया कि यहाँ पे कम से कम 1000 बच्चे आए हुए देने, और तुझे लग रहा है कि अगर तेरा पेपर सबसे ख़राब गया तो तू गलत है, क्योंकि तुमने कुछ सवाल छोड़े हैं, यहाँ पे लोगों ने कुछ सवाल अटेम्प्ट किए हैं। उस समय मैं थोड़ा सा सहमा, मतलब ठहरा। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, उन्होंने बोला सो जा, 10 मिनट में सो गया, और उसके बाद अगले पेपर के लिए चला गया। कभी डिस्ट्रैक्शन आया लाइफ में आईआईटी की तैयारी करते टाइम? क्योंकि आजकल तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आपके टाइम पे फ़ोन कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, या बाकी कुछ डिस्ट्रैक्शन थे? देखो मोबाइल फ़ोन मेरे लिए कभी इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहा नहीं, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दी थी
तब मुझे एक बेसिक सा फ़ोन मिला था घर से, जिससे कि कॉल हो पाए, इनकमिंग आउटगोइंग, और SMS हो जाए इन केस ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। उसके अलावा मेरे पढ़ाई का पैटर्न ऐसा हुआ करता था कि 3 घंटे के लेक्चर्स होते थे सुबह, उसके बाद मैं 6 घंटे सेल्फ स्टडी करता था, एंड मोस्टली मैं अपने इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में ही स्टडी करना निकल जाता था। अच्छा। अब इसके अंदर भी डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी होती है जब आप लाइब्रेरी में स्टडी करते हो। सो मेरे साथ ऐसा होने लगा था कि मैं लाइब्रेरी में बैठ रहा था, कुछ और बच्चे लाइब्रेरी में बैठ रहे थे। अब उनसे अगर कोई सवाल नहीं हो रहे तो वो आते थे, मुझसे पूछते थे, मैं उन्हें बता देता था, मुझे बताने में मज़ा भी आता था। फिर ऐसा होने लगा कि मेरा 20% टाइम, 15% टाइम डाउट सॉल्व करने में जाने लगा। उस समय मुझे हिट हुआ कि ये शायद मेरे समय का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो टाइम मुझे उन चीज़ों पे स्पेंड करना है जो चीज़ें मुझे नहीं आती। ये वो चीज़ें थी जो मुझे ऑलरेडी आती थी, राइट, क्योंकि मैं डाउट सॉल्व कर रहा था। तो अगर मैंने डाउट सॉल्व कर दिया, वही चीज़ बार बार कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो वो एक कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन था। उसके अलावा और कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ऐसे था नहीं। जितने लोग, आप लोग भी, मैं देखता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग भी दूसरों का। आज तक ये बात मुझसे किसी ने भी नहीं बोली थी, हमने भी ये मिस्टेक्स की है लाइफ में, बट हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया। तो आप लोग ये ना करिए, सही बोले कि जो चीज़ आपको आती है उसमें टाइम क्यों जाया करना है, जो आपको नहीं आती है वो आपको सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्राइमरी टाइम स्पेंड नहीं करना कि डाउट सॉल्व करो, कभी डाउट थोड़ा बहुत डाउट सॉल्व आप कर सकते हो। यस, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा करने के लिए आपने ना किया कि मैं मदद नहीं करना चाहता, वैसा वाला फीलिंग नहीं था। इट वाज जस्ट कि मैं जो करना चाहता हूँ, मेरे टारगेट्स अचीव नहीं होंगे अगर मैंने ये टाइम खुद के लिए वापस नहीं लिया तो। जब आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आया तो व्हाट वाज योर आईआईटी का व्हाट वाज योर फीलिंग, फैमिली की फीलिंग, बाकी पीयर्स की फीलिंग कैसी थी? सो मैंने जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन किया और मेरा रैंक आया, मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि आईआईटी बॉम्बे मिल गया क्योंकि वो सपना था, लिटरली स्कूल टाइम से वो सपना था। रैंक क्या था, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, मेरे मुंह से बस ये निकला कि आईआईटी बॉम्बे मिल गया, एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। पेरेंट्स भी खुश थे। एक और मुझे इसमें क्वेश्चन ऐड करना है, आपको आईआईटी बॉम्बे के अलावा बाकी जगह भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर फ्रॉम मेटलर्जी डिपार्टमेंट, राइट? सो बाकी आईआईटी में भी मेटा से सो कॉल्ड बेटर ब्रांचेस मिल सकते थे। हाँ, तो आपने जब ये इवैल्यूएशन हो रहा था कि शायद आईआईटी खड़गपुर हो गया या आईआईटी रुड़की या और न्यू आईआईटीज जो है, जैसे आईआईटी मंडी, हाँ, जो नए आईआईटीज खुले, इंदौर, है ना, उसमें आपको और बेटर ब्रांचेस मिल सकते थे, सो कॉल्ड। वैसे तो बेटर एट द एंड ऑफ द डे बेटर कुछ है नहीं, आईआईटी में सब मोर और लेस ठीक ही, मतलब सेम ही है, लेकिन सो कॉल्ड बेटर ब्रांचेस मिल सकते थे। तब आपने क्या डिसाइड किया? आपने क्या, कुछ लोग क्या करते कि ब्रांच को पहले प्रेफरेंस देते, कुछ लोग कॉलेज को प्रेफरेंस देते, तो आपकी क्या थिंकिंग थी? सो उस समय मेरी प्रेफरेंस कॉलेज थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब मुझे पता चला, मैं आईआईटी विजिट किया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ना चालू की कि अच्छा, मुझे पता चला कि आईआईटीज़ और बाकी सारे कॉलेजेस की भी एक रैंकिंग होती है। हाँ, एंड वो रैंकिंग जो होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द करिकुलम, इट्स योर ओवरऑल डेवलपमेंट। क्योंकि कॉलेज का जो फेज़ होता है लाइफ में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग द सब्जेक्ट, इट्स अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ एज अ पर्सन। तो वो जो इंडेक्स के बारे में मैंने, जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ दूसरे कॉलेजेस में बेटर ब्रांचेस मिल रही थी, मुझे बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था जब मैंने बिट्स की एग्जाम दी थी, बट आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है। ब्रांच का ऑप्शन लाइफ एक और बार आपको देती है चेंज करने का मौका, जब आप फर्स्ट ईयर में आपके रिजल्ट्स आते हैं। सो मेरे माइंड में वो था कि अगर मुझे ब्रांच चेंज करनी भी हुई, देन आई विल टेक दैट चांस, बट आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एट आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का जो ऑरा है, the opportunities that IIT Bombay offers is somewhat superior in terms of overall development of a student compared to other colleges. ऐसा नहीं है कि बाकी colleges कम है, it's just that कि वो उस तरह से develop हुआ है through the years as a college, as an institution, तो वो उसका एक USP बन चुका है अभी। तो इसके अलावा भी मतलब आपका कौन सा एग्जाम क्लियर होता है? जैसे बिट्स में आपने बोला कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, कई सारे एग्जाम्स होते हैं। सीईटी दिया था आपने?
नहीं, सीईटी मैंने नहीं दिया था। मेरे टाइम पे जेई मेंस की एग्जाम होती थी, उसी से स्टेट बोर्ड के। में क्या था आपका? जेई मेंस में आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द परसेंटाइल एग्जैक्टली, बट अराउंड 700 का रैंक बनता था, जो परसेंटाइल थी उसके बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करें, तो 700 99.99 समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ होगा। यस यस। है ना? मैंने वीआईटी की भी एग्जाम दी थी। Okay. मैंने बिट्स का पेपर एक्चुअली जेई के बाद दिया था, एंड जब मैंने जेई का पेपर दिया था आई वाज ऑफ द माइंड कि जेई तो हो जाएगा, सो मेरे माइंड में टेंशन नहीं थी। तो बिट्स का पेपर इतने फ्री माइंड से दिया कि 400 प्लस मार्क्स आ गए, उसमें तुरंत रिजल्ट आ जाता है जैसे आप सबमिट दबाते हो। तो सबमिट क्लिक किया, 400 प्लस, मतलब 413 या ऐसे कुछ मार्क्स थे मेरे। तो उस समय मुझे लगा चलो एक बैकअप ऑप्शन है कि कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी इज डन। राइट। तो ये 3 एग्जाम्स ही थी, जेई, बिट्स एंड वीआईटी। इन सभी एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि एक स्टूडेंट जैसे जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ये देखा वीडियो, मोटिवेट हुआ, किसी को सुना, कहीं सेमिनार अटेंड किया, आईआईटी बॉम्बे में कैंप अटेंड किया जैसा आपने किया था, आजकल भी बहुत सारे कैंप्स हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट स्टार्ट तो बहुत एनर्जी के साथ करता है, बट वो थ्रू आउट द 2 ईयर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। आपके साथ ऐसा क्या था कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन थी, या कभी ऐसा लगा कि नहीं टूट रही है कंसिस्टेंसी? उसको कैसे, एक आज के दौर में एक बच्चा कैसे उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखे? देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 2 की फैक्टर्स है। एक है मोटिवेशन, सेकंड है डिसिप्लिन। सो मैं पहले से मोटिवेटेड था। अगेन स्टार्टिंग पे जा रहा हूँ वापस, क्या आप ये चीज़ करना चाहते हैं? और अगर आपको पता है आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक वजह होगी। तो जो मोटिवेशन एक फैक्टर होता है ना कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, वो मोटिवेशन ही होती है जो आपको ड्राइव करती है टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी। अब ये मोटिवेशन आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है। जैसे कि अगर कोई मेरे पास आता है कि मुझे कोई गाइड कर दो कि आईटी की तैयारी कैसे करें, तो मैं उनको चीज़ें तो बताता ही बताता हूँ। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक बार कैंपस विजिट करके आ जाओ आईआईटी बॉम्बे का। द विजिट ऑफ द कैंपस इज अ गुड मोटिवेशन इनफ। तो मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये मोटिवेशन आपको अपने टीचर्स के फॉर्म में मिल सकती है, एक रोल मॉडल के फॉर्म में मिल सकती है, राइट। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का एक और रीज़न ये भी होता है कि जर्नी के बीच में कहीं आप होप्स लूज करना चालू कर देते हो या मोटिवेशन लूज करना चालू कर देते हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कि आपके आजू बाजू ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, आपको कभी कभी इन्फीरियर फील होता है। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो ऑनसेट होता है वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो। उसको टैकल करने का सबसे सही तरीका यही है कि देखो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्क, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या कहता है कि मैं बस पढ़ते जाओ, कुछ कुछ सॉल्व करते जाओ। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए। जब आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि दिक्कत कहाँ पे है, तो आप उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हो और फिर उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। जब आप उस वीकनेस को ओवरकम करोगे तो कंसिस्टेंसी वापस आ जाएगी, क्योंकि आप मोटिवेटेड इनफ और कॉन्फिडेंट इनफ होगे। अगर आप मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट हो तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। तो इसमें आगे बढ़ते हुए कि जब आप का सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, फिर उसके बाद जब आईआईटी में आपका फर्स्ट ईयर था, जब आपने इंटर किया, तो आईआईटी के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा था? स्पेशली फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस, कैंपस एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद वहाँ पे, क्योंकि मैं भी आईआईटी बॉम्बे को, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता ही है कि वो वेरियस ओरिएंटेशंस होते हैं। तो उन ओरिएंटेशन से आपका क्या, मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? उसके बाद कल्चरल ओरिएंटेशन, स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन, अलग अलग क्लब्स के ओरिएंटेशन, है ना? उसके बाद इसके बाद आपने कैसे एक पर्टिकुलर फील्ड जैसे फिल्म एंड मीडिया या फोटोग्राफी में बहुत एक्सेल किया काफ़ी, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, है ना? तो इस बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। ठीक है। सो कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग पीरियड, क्योंकि पहला कॉलेज होता है, ठीक है। एंड मेरे केस में जैसे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड अ रूममेट जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ। एंड एक अलग क्राउड के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हो, यू माइट बी द टॉपर इन योर क्लास और इन योर बैच। व्हेन यू एंटर इनटू आईआईटी, एवरीवन इज द टॉपर ऑफ देयर बैच। सो जब आपके सराउंडिंग्स चेंज होते हैं एंड एक लेवल से ऊपर उठ जाते हैं, आई वुड से, तब वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। यू फील दैट यू बिलोंग समवेयर, दिस इज वेयर यू बिलोंग।
तो वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। एंड जैसे आपने कहा कि हाँ, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे ओरिएंटेशंस होते हैं। सो मैंने सारे के सारे ओरिएंटेशंस अटेंड किए, बिकॉज फर्स्ट ईयर था, सब करते ही है, बहुत एंथू रहता है, बहुत एंथू रहता है। एंड जैसे अगर मैंने कहा कि एक्सप्लोर वर्सेस एक्सप्लॉइट मोड, तो उस समय मैं एक बार फिर एक्सप्लोर मोड में चला गया था कि एक माइलस्टोन तो कंप्लीट हो चुका है कि आईआईटी के अंदर आ गए, अब आगे क्या करना है, आगे क्या होता है, दुनिया कैसी दिखती है उन बुक्स के बाहर, 2 सालों के बाहर वो दुनिया कैसी है। तो मैंने सारे ओरिएंटेशंस अटेंड किए, म्यूजिक, डांस, फिल्म, फोटोग्राफी। फिल्म ओरिएंटेशन, आई डोंट नो व्हाई, समहाउ उसने मेरी नब्ज पकड़ लिया, आप कह सकते हो कि यार ये जो चीज़ है इसमें मज़ा आता होगा करने में, क्योंकि फिल्में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, राइट, देखते हुए बड़े हुए हैं, अच्छी लगती है फिल्में देखना। उस समय पहली बार ये मौका मिल रहा है कि आप फिल्में बना सकते हो, तो एक क्या कह सकते हो, उसे क्यूरियोसिटी थी कि बनती कैसे होगी फिल्में। वो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने फिल्म क्लब ज्वाइन कर लिया फर्स्ट ईयर। और स्पोर्ट्स भी होता था, एक स्पोर्ट्स होता था। स्पोर्ट्स, तो आपने कौन सा स्पोर्ट्स टेक अप So, किया था? मैंने वेट लिफ्टिंग चूज़ की थी तभी। ओके, सो बेसिकली ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है आईआईटीज़ के बारे में कि आपको फर्स्ट ईयर में कंपलसरी स्पोर्ट्स का कोर्स करना होता है। इट्स नॉट जस्ट कि आप बस पढ़ाई कर रहे हो, द करिकुलम ऑल्सो मेक्स यू डेवलप योर अदर स्किल्स लाइक फिटनेस। तो स्पोर्ट्स में मैंने वेट लिफ्टिंग किया था एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी। उस कोचिंग के प्रोसेस में यू ऑल्सो गेन अ मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी टू लिफ्ट अ वेट। हम 10-5 किलो की बात नहीं कर रहे, 40-50 केजीज को हम लिफ्ट करते थे। सो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक मेंटल फिटनेस भी, और मेंटल टफनेस, है ना, करेक्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। आईआईटी में कुछ ऐसा है जो ना होता? ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जो ना होता हो। सब कुछ होता है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे आप ये फर्स्ट ईयर आपका एकेडमिकली कैसा रहा? एकेडमिकली आई वुड से, और एकेडमिकली फिर आपने कल्चरल और स्पोर्ट्स तो बता ही दिया, और फिर एकेडमिकली हो गया, फिर फेस्ट आया होगा पहली बार, है ना, मूड इंडिगो टेक फेस्ट, फिर और हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, चलिए पहले हम लोग हॉस्टल एक्सपीरियंस, ठीक है। सो हमारा जो हॉस्टल था जब मैंने ज्वाइन किया था, इट वाज अ रिलेटिवली न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल, तो थोड़ा सा नया हॉस्टल था, बट स्टिल हॉस्टल 15 था। हॉस्टल 15 था, एक कमरा था जिसमें 2 लोग रह रहे थे। वो कमरा अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स का सबसे बड़ा कमरा हुआ करता था उस टाइम, बट फिर भी मेरे लिए वो छोटा कमरा था, क्योंकि देखो आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने जा रहे हो, आप वहाँ पे लग्जरियस लाइफ जीने नहीं जा रहे, ठीक। तो उस हिसाब से इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी कि मैं एक छोटे कमरे में रह रहा हूँ और उस कमरे में एक रूममेट भी है मेरा, जो पूरे टाइम मेरे साथ रह रहा है। सो इट वाज लाइक मैं बचपन से एक इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ। नहीं, आप इंट्रोवर्ट नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ आपकी पॉइंट्स। ये जो चेंजेस हुए ये आईआईटी ने किए मेरे लाइफ में चेंजेस। अच्छा, मुझे लगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है। हॉस्टल लाइफ में ना बहुत मजे आते हैं, क्योंकि जब आप क्लासेस अटेंड करके वापस आते हो, आप अपने विंग में सारे विंगीज के साथ, हम विंगीज कहते हैं जो हमारे विंग में लोग रहते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ आप डिनर करते हो, तो जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, वो बॉन्डिंग एक नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग होती है। और आप उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें समझते हो, लोगों के बारे में उनसे सीखते हो। कि मेरा एक दोस्त है एक विंग में, वो हैदराबाद से है, मेरा दूसरा विंग में जो दोस्त है वो भोपाल से है। तो वो कल्चरल एक्सप्लोरेशन भी एक तरह का जो होता है वहाँ पे हॉस्टल लाइफ में, इट्स इमेंस। एंड हॉस्टल फूड की अगर बात करें तो आई डोंट थिंक कोई भी इससे डिसएग्री करेगा, नो वन लाइक्ड हॉस्टल फूड इन द हिस्ट्री, बट स्टिल वो हॉस्टल फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आप वो खाना किसके साथ खा रहे हो वहाँ पे बैठ के, राइट। तो भले ही वो खाना कैसा भी हो, आप जब उन दोस्तों के साथ बैठ के वो खाना खाते हो तो सब अच्छा लगता है। अरे वाह, हॉस्टल के दिन याद दिला दिए। हॉस्टल के दिन तो काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा, मुझे एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा जर्नी के बारे में। बच्चा टेस्ट देता है, उनका रिजल्ट आता है, फिर कभी कम मार्क्स आते हैं, कभी मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो कैसे एक स्टूडेंट आइडेंटिफाई करे कि मैं इस प्रिपरेशन टाइम में सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? कैसे पता करेगा कोई कि मैं डायरेक्शन में सही हूँ या गलत हूँ? सो अगेन, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं किसी के, राइट,
तो आपको एनालाइज करना है। सो आप जब एग्ज़ाम पेपर देते हो राइट, आपका काम पेपर देने के बाद ख़त्म नहीं होता जब आप एक टेस्ट सीरीज दे रहे हो। असली काम चालू होता है जब उसके रिजल्ट्स आते हैं और उसके पोस्ट एनालिसिस चालू होता है। सो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, इस पूरे जर्नी में आई थिंक जो प्रोफेसर्स होते हैं कोचिंग के, उनका एक बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट्स आर नॉट दैट सेल्फ अवेयर कि वो समझ पाए एग्जैक्टली कि दिक्कत क्या है। इतने सारे क्वेश्चन है, कुछ गलत हो रहे कुछ सही हो रहे। इट्स अ मेज ऑफ डेटा। उस डेटा का सेंस बनाना उस समय बच्चों के लिए ईजी नहीं होता। सो मेरे केस में जब मेरे साथ ये दिक्कत आई थी तो मेरे प्रोफेसर्स मेरे साथ थे, उनके साथ मैंने बैठ के चीज़ें समझी थी कि अच्छा कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है। जैसे फिजिक्स की अगर आप बात कर ले तो फिजिक्स में 2-3 तरह के सवाल आ जाते हैं कि एक होते हैं थियोरेटिकल सवाल, एक होते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम कि यू आर गिवन सम न्यूमेरिकल्स राइट। तो मेरी जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत हुआ करती थी वो हुआ करती थी न्यूमेरिकल्स में। अच्छा। और उस दिक्कत की वजह क्या थी? उस दिक्कत की वजह पता चली सिली मिस्टेक्स। अब ये सिली मिस्टेक्स क्या होती है? मैंने ये कई बार सुना है कि सर छोटी छोटी सिली मिस्टेक से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो क्या होता है, कैसे? तो मेरे केस में तो ये था, वो सिली मिस्टेक्स जल्दबाजी थी। अच्छा। कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, आप रफ कैलकुलेशन करते हो, जल्दबाजी में आप स्किप कर जाते हो काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ नंबर्स मैसअप हो जाते हैं। तो क्योंकि वो एक मेंटली रेस चल रही होती है माइंड में कि मुझे जल्दी करना है, ख़त्म करना है, जबकि सफिशिएंट टाइम होता है एक जेईई के पेपर में टू गेट अ गुड रैंक। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो तो वो ठहराव ज़रूरी है कि आप 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ो, समझो और सफिशिएंट टाइम लो, जितना रिक्वायर्ड है उतना टाइम लेके सॉल्व करो। आप वहाँ पे 10 सेकेंड एक सवाल में बचा लोगे, उससे ये फ़र्क पड़ जाता है कि अगर वो गलत हुआ तो आप +4 की जगह -2 में आ जाते हो। सो जो प्रैक्टिस होती है ना, कि आप जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको हमेशा खुद को टाइम करना है। अगर एक सवाल को 1 मिनट लगना है तो आप उसे 50 सेकंड में करके बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर लोगे। आई वुड सजेस्ट कि आप वो 1 मिनट दे दो उस सवाल को एंड फिर आगे बढ़ो। अपने 4 मार्क्स लेके आगे बढ़ो। अपने 4 मार्क्स लेके आगे बढ़ो, उसको -2 में कन्वर्ट मत होने दो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लोग आईआईटी से हैं, तो कुछ आईआईटी के अंदर की बातें डिस्कस हो। तो अभी तो फर्स्ट ईयर की बात हम लोग ने कर ही दी है, इसके बाद हॉस्टल चेंज होता है राइट। तो एक फिर उसके बाद सीनियर हॉस्टल्स, तो कौन से हॉस्टल में गए थे आप? सो मैं हॉस्टल 4 में गया था। एंड हॉस्टल 4 वही जो छिछोरे मूवी में दिखाया गया था। एंड एक फन फैक्ट ये भी है मेरे लाइफ का कि जब मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं कैंप में गया था आईटी बॉम्बे, उस समय मैं जिस हॉस्टल में रुका था वो भी हॉस्टल 4 ही था। एंड जब मैं वापस आईटी में गया तो इसे कह सकते हो कि एक सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया मेरे लिए कि मेरा सीनियर हॉस्टल जो अलॉट हुआ वो भी हॉस्टल 4 ही था। ग्रेट। फिर हॉस्टल 4 से हॉस्टल 4 में गए, फिर सेकेंड ईयर के बाद कोर्सेज भी आपके कोर कोर्सेज आ जाते हैं। तो कोर्सेज में जो आपने क्या एक्सप्लोर किया, इलेक्टिव्स कैसे लिए, वहाँ से आपने कैसे डेवलप किया मेटलर्जी से, फिर आप जो अभी फील्ड चूज कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? तो हमें मेटलर्जी के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी, जैसे मैटलैब हो गया विच इज़ अ बेसिक कंप्यूटेशन। फर्स्ट ईयर में एक बेसिक C++ का कोर्स भी होता है जहाँ पे आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड दिया जाता है। एंड देर आर सम कोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो। अब मेटलर्जी एक ऐसी फील्ड है जो डेटा एनालिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि आप जब मेटल के बारे में स्टडी करते हो एसेंशियली आप उसके बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को रिव्यू करते हो। अगर आप किसी मेटल को हीट कर रहे हो तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये भी एक डेटा पॉइंट है। और उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करके आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि इस मेटल के साथ करना क्या है। सो ये जो चीज़ें थी आई वुड से कि इसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली स्टार्ट हो जाता है आपके करिकुलम में ही। डेटा एनालिटिक्स एज अ फील्ड जब मैं कॉलेज में था इट वॉज अ रिलेटिवली न्यूअर फील्ड, नॉट एवरीवन वाज डूइंग इट, इट हैड स्टार्टेड। तो मेरे लिए वो नेचुरली एक अडॉप्शन था कि जैसे अगेन एक्सप्लोर वर्सेस एक्सप्लॉइट, मुझे पता चला कि मार्केट में एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स। अब ये चीज़ क्या है?
जब मैं उसके बारे में पढ़ने लगा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर चीज़ें मैं कर चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ, राइट। एंड दिस इज व्हाट द फ्यूचर लाइज इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, ये जानना स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आज वो टाइम नहीं रहा कि अगर मेटलर्जी कर रहे हैं या सिविल कर रहे हैं तो बिल्डिंग ही बना रहे हैं ना, हर चीज़ में डेटा है। यस, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर साइंस कोडिंग का काम है। तो इसलिए स्विच जो है वो एक स्मूथ स्विच है, बल्कि हम तो एज एन इंजीनियर उसको स्विच मानते ही नहीं है, लेमैन लोग मानते भली है ना। इसमें बहुत लोग ये भी मेरे से पूछते हैं कि आगे चल के एक्टर बन गए, कुछ और करने लगे, तो ये भी मतलब मेरे हिसाब से तो ये भी बिल्कुल ही तो वेग है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपने एक फिल्म का जिक्र किया था छिछोरे, राइट। तो छिछोरे फिल्म के जो डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, हाँ, वो आईटी बॉम्बे के एलुमनाई है, एंड वो भी हॉस्टल 4 के एलुमनाई, जिस हॉस्टल में मैं था। राइट। तो इट्स नॉट अबाउट, अगेन स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं ना, आप जब एक स्टेज क्लियर करते हो जरूरी नहीं है कि आपका नेक्स्ट स्टेज उस स्टेज से एकदम कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, इट कैन बी वेरी डिफरेंट, इट ऑल डिपेंड्स। कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाते सीख के जा रहे हो। सीख के ही जाते हैं। ऐसा और नहीं है दूसरा कि मतलब हम लोग प्रिपरेशन में भी सीखते हैं और आईआईटी में भी यही सीखते हैं कि बेसिकली हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यस, अब वो प्रॉब्लम कैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि आपके फील्ड का ही हो, उस फील्ड का हेल्प हम जरूर, उस फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस जरूर लेके जाते हैं, पर हम एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम यस। सॉल्व। तो मेरे एक प्रोफेसर थे आईटी में, उन्होंने एक दिन हमसे पूछा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इंजीनियर। तो उन्होंने कहा था कि इंजीनियर इज अ पर्सन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स। बस ये एक सेंटेंस का डेफिनेशन उन्होंने कहा था इंजीनियर का। तो बहुत सही कहा आपने कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, वो प्रॉब्लम गाड़ी के इंजन की हो सकती है, वो प्रॉब्लम किसी मोबाइल के ऐप की हो सकती है, वो प्रॉब्लम किसी बिजनेस की हो सकती है। वो 4 साल की जर्नी आपको इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है कि दुनिया को देखा कैसे जाता है, चीज़ों को कैसे देखा जाता है, डेटा को कैसे देखा जाता है, ये भी उसका एक पार्ट है, आप समझ सकते हो। जब मैं आईटी में था तो मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग भी सीखी है। राइट। पर्सनली मैंने काफ़ी सारा फ्रीलांसिंग का काम किया है। यू वुड नॉट बिलीव, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज डूइंग द वीडियो शूट्स ऑफ फिल्म एक्टर्स लाइक सोनाक्षी सिन्हा, कार्तिक आर्यन। मैं फिल्म फेयर के सेट्स पे जाके उनके शूटिंग्स करता था। तो आपका एक बार वेबसाइट का नाम भी बता दीजिए। अच्छा, तो मेरी एक वेबसाइट है www.yashjatia.com। आई थिंक नीचे लिंक आ जाएगा अगर आपको एक्सप्लोर करना है। सो ये जो शुरुआत थी मेरे इस साइड की, जो मेरी नॉन प्रोफेशनल साइड है या फिर जो मेरा आर्टिस्टिक साइड है, उस साइड की शुरुआत भी मेरे कॉलेज में ही हुई थी, आईटी बॉम्बे में। सो ऐसा नहीं है कि आईटी बॉम्बे ने मुझे बस इंजीनियरिंग सिखाई है या फिर बस मुझे डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में एंटर करवाया है। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई है, वन ऑफ विच इज़ दिस आर्ट फॉर्म। उसके अलावा कॉलेज में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे कहते हैं इलेक्शंस। राइट, इलेक्शन पे आते हैं यश। हाँ, इलेक्शन की बात करते हैं तो आप फिल्म एंड मीडिया सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन पे खड़े हुए, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? और फिल्म एंड मीडिया एज अ सेक्रेटरी आपने कैसे एक्सप्लोर किया आईआईटी में? तो फिल्म एंड मीडिया सेक्रेटरी बनने से पहले मैं फिल्म क्लब का कन्वीनर बना था। सो इसके 2 स्टेजेस होते हैं। सेकेंड ईयर में आप जो क्लब्स होते हैं उनके कन्वीनर बनते हो। कन्वीनर का मतलब ये है कि यू आर अ पार्ट ऑफ द क्लब एंड आप क्लब के तरफ से लोगों को सिखा रहे हो कि जैसे मैंने लोगों को सिखाया कि फिल्म मेकिंग कैसे की जाती है। अच्छा। जो थर्ड ईयर की पोजीशन होती है वो सेक्रेटरी पोजीशन होती है, जहाँ पे आप एक मैनेजोरियल लेवल पे काम करते हो, जहाँ पे कन्वीनर्स आपके अंडर काम कर रहे होते हैं एंड यू मैनेज द फिल्म क्लब, यू मैनेज, यू ऑर्गेनाइज इवेंट्स। तो वहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिलता है कि आप चीज़ें मैनेज कैसे करते हो, लोगों को कैसे मैनेज करते हो, एक इवेंट कैसे कराया जाता है, राइट, लोगों के बीच में बात कैसे की जाती है। तो जो सेक्रेटरी बनने की जर्नी होती है उसमें बेसिकली एक फेज़ होता है जहाँ पे आपको एक इलेक्शन के लिए भी नॉमिनेशन भरना होता है। सो बेसिकली एवरी पोजीशन इन आईआईटी बॉम्बे इज़ मोर और लेस नॉमिनेटेड, राइट, कि आप एक नॉमिनेशन भरते हो, एक पैनल होता है जो डिसाइड करता है कि इफ़ यू आर केपेबल फॉर दिस पोजीशन और नॉट। तो वो सेक्रेटरी बनने की जर्नी जो थी मेरी, उस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो जो इस फील्ड से रिलेटेड है, फील्ड से रिलेटेड ना भी हो तो जिन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, आप उनसे उनके सवाल पूछते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हो, जिससे आप एक थॉट प्रोसेस डेवलप करते हो कि
अगर मैं एक क्लब का सेक्रेटरी बन रहा हूँ तो मुझे आगे इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है, उसके लिए ग्राउंड वर्क बहुत ज़रूरी है. एंड सेकेंड पार्ट इज जो इलेक्शन का फेज होता है, जहाँ पे यू एक्चुअली पुट फॉरवर्ड कि आपको अपना एक क्या कहते हैं, सोप बॉक्स होता है, आपको उसके अंदर पॉइंट्स रखने होते हैं कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स डाले उनका एक्चुअल मतलब क्या है, वो पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो. तो वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक हाई लेवल एक्सपीरियंस लेते हो कि पॉलिटिक्स भी कैसे काम करती है एट अ हाई स्केल लेवल, कि मैनिफेस्टो क्या होता है, ग्राउंड वर्क क्या होता है, आप वोट मांगने कैसे जा रहे हो, ये चीज़ें. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोलते भी है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, उसे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम आंसरेबल भी होते हैं ना. तो इसी में एक चीज मेरे ऑडियंस के लिए जरूर बता देनी है. जनरली मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आईआईटी में कितने कल्चरल इवेंट्स होते होंगे एक कैलेंडर ईयर में. हम साथ में मिलके एक कैलेंडर बनाए थे, हम लोग सेम इंस्टीट्यूट कल्चरल काउंसिल में थे, तो हम लोग ने साथ में मिलके बनाए थे कल्चरल कैलेंडर. तो कितने होते होंगे एक कैलेंडर ईयर में, कितने होते होंगे इवेंट्स? आई वुड से 100 प्लस ओवरऑल इवेंट्स, नॉट जस्ट कल्चरल्स. और कल्चरल इवेंट जो है ओवरऑल कितने होते होंगे? मिनिमम 100 to 120 तो एटलीस्ट, जितना मैं ओवर द टॉप ऑफ माइंड कह सकता हूँ. आप शायद अपना ही काउंट कर रहे हैं. एक्चुअली हाँ, वैसे देखा जाए तो क्योंकि उसके कॉलेज अराउंड 300 के आसपास. हाँ, अगर आप हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स और उनको भी जोड़ लो, जो सब हॉस्टल जीसीस को जोड़ लोगे तो नहीं हाँ, यस सब कुछ जोड़ के तो 270 डेज में अराउंड एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी डे इवेंट्स होते हैं. ऑलमोस्ट इवेंट होते हैं, राइट. तो फिर इसके बाद आपने कई सारे शॉर्ट फिल्म्स भी बनाए थे. हाँ, एक तो आप लोगों के साथ भी है. हाँ, आप दोनों लोगों के साथ शायद आपने शूट किया है और ये हाँ, उसमें ऐड किए हैं. यस प्रणय के साथ मैंने आई थिंक 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई है. हाँ, टोटल. यस. सो शॉर्ट में मैं दिख ही नहीं रहा. एक में इनका बैक शॉट है जहाँ पे इनका बस कंधा दिख रहा है और एक में जो क्या कर रहे हो मैंने भी देखा है. तो अगेन फिल्म मेकिंग प्रोसेस भी जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, क्योंकि आप जब फिल्में देखते हो और जब आप एक्चुअल फिल्म बनाना चालू करते हो और आप उस डिटेल में जाते हो कि फिल्में बनती कैसे है, कि स्क्रिप्टिंग कैसे हो रही है, फिर उसके बाद शूटिंग कैसे है, साउंड डिज़ाइन कैसे हो रहा है, एडिटिंग कैसे हो रही है, राइट. आप एक्टर्स को समझा कैसे रहो, एक वर्कशॉप होती है एक्टर्स को जहाँ पे आप कैरेक्टर समझाते हो, एक रिहर्सल होती है. ये सारा जो एक क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मैंने कॉलेज में 48 आवर फिल्म प्रोजेक्ट्स भी किए. अच्छा. जहाँ पे विद इन 48 आवर्स हमने स्क्रिप्टिंग से लेके फाइनल एडिटिंग एक शॉर्ट फिल्म का आउटपुट जनरेट किया राइट फ्रॉम स्क्रैच. सो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे आपको एकदम लिबर्टी मिलती है कि आप अपनी एक स्टोरी बताओ जो भी आप बताना चाहते हो. मतलब आप जब आईआईटी में गए तो आप इंट्रोवर्ट थे और बाहर निकले तो कितना एक्सट्रोवर्ट है कि निकले वो दिख रहा है कि आईआईटी इज नॉट. फाइनली फिर इसमें आते हैं प्लेसमेंट्स में. लेकिन मतलब मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस है, मतलब जितना बोल रहे हैं वो बस एक ग्लिम्स है. हाँ, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया. अभी सिर्फ इस पे ही पता नहीं कितने दिन निकल जाए बात करते हुए. तो आप सोचिए कि एक स्टूडेंट जो एक कोचिंग में कहीं पढ़ रहा है, वो जाके किसी आईआईटी में जाके फिर वहां पे क्या क्या एक्सप्लोर कर ले रहा है ना. ये तो एक बस पार्ट है, ग्लिम्स है ये फिल्म एंड मीडिया, और ऐसे कई और डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. कई लोग स्पोर्ट्स में किए, डांस में किए, मल्टीपल चीजों में भी किए, राइट. तो अब हम फाइनल इसमें आ जाते हैं जिसके लिए हम बहुत टाइम से इंतजार करते रहते हैं, 4 साल तक इंतजार करते रहते हैं, वो है प्लेसमेंट. तो प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था आपके टाइम पे, और फिर आपका भी प्लेसमेंट कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था? सो प्लेसमेंट्स इन जनरल एक बहुत टेंस सिचुएशन होती है, क्योंकि उस समय सबके माइंड में ये होता है कि दिस इज़ द मोमेंट विच इज़ अ मेक और ब्रेक. जैसे आईआईटी के एग्ज़ाम देते समय लगता है कि आईआईटी नहीं हुआ तो क्या होगा, प्लेसमेंट के टाइम ये लगता है प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा. पर ये यूफोरिया है, ये एक यूफोरिया है कि प्लेसमेंट जो है वो एक 10 दिन की एक्टिविटी है, आप ऐसा कह सकते हो, जहाँ पे एक सिलेक्ट नंबर ऑफ कंपनीज आ रही है एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम कैंडिडेट, राइट. यू कैन नेवर बी श्योर कि
क्या वो कंपनी भी आपके लिए सही है? कौन सी कंपनीज आई? टॉप कंपनीज, अगर इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें, टेक फर्म्स में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट? अच्छा। नॉन टेक के अंदर मैकेंजी, बेन, बीसीजी, द बिगेस्ट कंसल्टेंसी कंपनीज। रिलायंस आती है इंडियन कंपनीज में, राइट? कोर कंपनीज में टाटा स्टील भी आती है, एंड इनके अलावा काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी है, जो जोमेटो है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे कंपनीज भी आते हैं। हाईएस्ट पैकेज कौन देता है इनमें से? मोस्टली जो हाईएस्ट पैकेज होता है, पैकेज भी जो है ना, ये एक बहुत ही मिस इंटरप्रिटेटेड टर्म है कि पैकेज का ये मतलब नहीं है कि उतने पैसे आपको जेब में मिल रहे हैं। सो कई सारी यूएस की कंपनीज आती है, वो पैकेज देती है 1.5 करोड़ का, 1.5 CR। ये 1.5 CR का मतलब ये है कि वो कंपनी का कॉस्ट है 1.5 CR टू हायर यू। इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू get that 1.5 CR in your bank account at the end of the year, right? But still एक 21-22 साल के बच्चे को, है ना, अगर इतना पैकेज भी मिल रहा है, कट के भी जो मिलता है, इट्स अ बिग डील। It's a big deal, है ना? बहुत मतलब big deal इससे ज्यादा मुझे लगता है कि आप आईपीएल में बिक रहे हो या कोई एक्टर हो तभी मिल सकता है। मिल सकता है। एक्टर में भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रगल है। तो अब नहीं तो एकेडमिया में तो मुझे नहीं लगता कि 21-22 साल में किसी को ऐसा भी पैकेज मिलता हो, जो भी कॉस्ट और सीटीसी कट पिट के जो भी मिल रहा हो। इट्स स्टिल अ वेरी बिग अमाउंट, डेफिनेटली। तो आप कहाँ प्लेस हुए थे? सो मेरा प्लेसमेंट हुआ था डिलीवरी में। सो डिलीवरी, आई थिंक फ्यू इयर्स बैक लिस्ट भी हुई है, आईपीओ निकला है डिलीवरी का। सो आई गॉट प्लेस्ड एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट डिलीवरी। वो मेरी लाइफ की सबसे पहली जॉब थी। उसका भी इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी फनी था, क्योंकि इंटरव्यू में हमने डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात नहीं की। द इंटरव्यू वॉज ऑल अबाउट अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स क्या है, एक किराने की दुकान वाले को अगर ये पता है कि दिवाली के टाइम में उसको कितना अनाज कौन से ब्रांड का लाना है, तो वो भी डेटा एनालिटिक्स ही यूज कर रहा है वहाँ पे अल्टीमेटली, राइट? सो इट्स अबाउट कैन यू थिंक लॉजिकली। तो वो टेस्ट होता है, राइट? क्योंकि डेटा एनालिटिक्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप एक कोर्स कर लो, आप सीख सकते हो, बट क्या लॉजिक क्रैक करना, वो प्रॉब्लम का लॉजिक क्रैक Yes. करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। बात डेटा की चल रही है। अगर किसी लेमैन को समझाना है कि डेटा एक्चुअली क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत टफ, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, अगर किसी को समझाना है, बहुत इजी एंड सोबर लैंग्वेज में समझाना है कि डेटा क्या होता है, तो क्या होता है डेटा? तो डेटा क्या होता है ना, डेटा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो अपने आप में बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, कि आपको कोई चीज़ पता चली और वो एक सिंगल चीज़ नहीं है, वो एक सीरीज ऑफ थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, World War II के टाइम जब प्लेन्स वॉर से वापस लौट के आते थे, तो जो इंजीनियर्स होते थे वो प्लेन को स्टडी किया करते थे कि सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होता है। तो ये पता लगा कि सबसे ज़्यादा डैमेज प्लेन की बॉडी में हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम प्लेन के बॉडी को रीइंफोर्स करते हैं, बट उसके बाद भी जो उनके प्लेन्स गिर रहे थे वो कम नहीं हुए। तो यहाँ पे डेटा क्या था? डेटा ये था कि ज़्यादा गोलियां प्लेन के बॉडी में लग रही है, जो प्लेन्स वापस आ रहे हैं उनमें, बट जो प्लेन्स वापस नहीं आ रहे उन प्लेन्स का क्या? उन प्लेन्स में गोलियां लग रही है उनके विंग्स में, इसीलिए वो वापस नहीं आ पा रहे। आप स्टडी वो कर रहे हो जो वापस आ रहे हैं। सो डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन है जो आपके हर तरफ मौजूद है। उस इंफॉर्मेशन का सही तरीके से मतलब निकालना, वो डेटा एनालिटिक्स है। कि अब ये जो प्लेन वापस आ रहा है, इसके बॉडी में गोली लगी है, इसका मतलब ये बॉडी एक वीक पॉइंट है। ये गलत इंटरप्रिटेशन हो गया, क्योंकि वो बॉडी में गोली लगने के बावजूद वापस आ रहा है, बट जिस प्लेन के विंग्स में गोली लगी है वो तो वापस ही नहीं आ पाए, वो तो वापस ही नहीं आ पा रहा है। तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा कि स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि कॉफ़ी पीने से कैंसर होता है, बट जब डीप रिसर्च की गई तब ये पता चला, क्योंकि डेटा पॉइंट क्या था कि कुछ लोग थे उन्हें कैंसर हो रहा था, और उसमें एक पैटर्न पता चला कि ये सारे लोग जाके कॉफ़ी पी रहे। बट उस टाइम पे चलन ये ऐसा था कि कॉफ़ी के साथ साथ सिगरेट पिया करते थे। तो सिगरेट एज अ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कभी माइंड में आया नहीं था उस टाइम। तो उन्हें लगा कि कॉफ़ी की वजह से हो रहा है। तो एक कॉजेशन और कोरिलेशन वाली चीज़ होती है कि कॉजेशन का मतलब होता है इस चीज़ के वजह से ये चीज़ हुई, कि आपने एक बटन दबाई तो उससे आपके ऐप में कुछ हो गया। कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ें पैरेलली हो गई
एंड आपने बोला कि इसकी वजह से शायद हो सकता है ये हुआ हो कि मुझे आज खांसी हो गई है, हवा में धूल ज़्यादा है। हाँ, अभी तक बात चल रही थी डेटा की, आप और प्रोड्यूसर की। जैसे मैं कई बार सुनता आया हूँ, या सभी सुनते हैं, डेटा चोरी हो गया, फेसबुक से इतना डेटा चोरी हो गया, इतने करोड़ का नुकसान हो गया। एक सिंपल सा ऐप, जैसे मान लो कि मैंने आपने ज़ेप्टो में काम किया है, आपने गेम्स 24/7 में काम किया है, आप अभी दुबई में काम कर रहे हैं, करीम में। अगर मैंने ज़ेप्टो डाउनलोड किया और ज़ेप्टो में मैंने अपना डेटा डाला, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो उसमें डेटा का क्या मेन रोल है, मेरे फ़ोन नंबर का क्या रोल है उसमें, कि वो कैसे यूज़ होता है डेटा, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक आप जब किसी ऐप पे आ रहे हो, ऐप क्या करता है, आपको एक प्रोफाइल असाइन करता है कि आप एक यूज़र हो, आपकी एक यूज़र आईडी बन गई। वो यूज़र आईडी के आइडेंटिफायर क्या है कि ये यूज़र आईडी है, इसका नाम है नागेश, ये इसका फ़ोन नंबर है, ये इसका ईमेल आईडी है। जब आप वो फ़ोन नंबर किसी ऐप पे देते हो, सो वो इन्फॉर्मेशन उस ऐप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टू रीच आउट टू यू, कि आपने ऐप डाउनलोड तो कर लिया, बट क्या आप सामान खरीद रहे हो? अगर नहीं खरीद रहे तो उस फ़ोन नंबर से आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उस फ़ोन नंबर पे आपको SMS आएगा, राइट? आप अगर कॉन्स्टेंटली ऐप से सामान खरीद रहे हो बट उतना ज़्यादा नहीं खरीद रहे जितना बाकी लोग खरीद रहे, तो ऐसा क्यों है? तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत सारे डेटा टूल्स अवेलेबल होते हैं, सर्विसेज होती है, जो बस फ़ोन नंबर के बेसिस पे आपकी एक प्रोफाइल बनाती है, एक सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाई जाती है कि अगर आप नागेश एज ए इंडिविजुअल नहीं होता उसमें आप एक डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है कि यू आर यूज़र 1, ठीक है? अब उस यूज़र 1 के आगे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मैप किए जाते हैं कि इस यूज़र की इनकम रेंज क्या होगी, या इस यूज़र का खर्चे का पैटर्न क्या होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये भी आपके मोबाइल के ऐप से ही पास ऑन होती है। कैसे? जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप आपसे परमिशन मांगता है कि आस्क अलाउ ऐप टू रीड द मैसेजेस, अलाउ ऐप टू रीड द ईमेल्स, राइट? आप ये जब इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उन्हें देते हो, आप एसेंशियली, आपको लगता है कि चलो OTP पढ़ने के लिए दे रहा हूँ मैं, बट ऐप को कैसे पता चल रहा है कि ये मैसेज जो आया ये OTP का मैसेज है? इसका ये मतलब है कि वो सारे मैसेजेस को पढ़ रहा है, वो सिलेक्टिवली यूज़ कर रहा है उसी मैसेज को जहाँ पे OTP आ रहा है, बट पढ़ तो वो सारे मैसेजेस रहा है। और कोई भी ऐप चाहे तो एक्सेस कर सकता है सारी चीज़ें, बट कुछ लॉज है प्लेस में जो प्रिवेंट करते हैं उस अब्यूज़ को। अंडर द हुड क्या चल रहा है ये तो आप कभी भी 100% जान भी नहीं सकते। कई कंपनीज ऐसे होती है जो वो डेटा यूज़ करके उन्हें बेच देती है, जो उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है रादर देन द सर्विस दे आर ऑफरिंग। जैसे मैं ज़ेप्टो चलाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है ना, ज़ेप्टो में अचानक से 50 रुपये आ जाता है वैलेट में। वो क्या है, मतलब वो क्या सोर्स, आपने ज़ेप्टो में काम किया है, वो आता है। देखो मैं पूछ रहा था क्वेश्चन, कैमरामैन भैया भी देखने लगे कि हाँ मेरे फोन में भी आता है 50 रुपये, कभी कहाँ से आता है 50 रुपये? अगर जैसे मैंने खरीदा नहीं, 1 महीने तक मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, तो अचानक से पता चला कि 50 रुपये आ गए, ये क्या है? तो कंपनीज क्या करती है ना, एक कस्टमर लाइफ साइकिल बनाती है कि कस्टमर जो आता है ऐप पे पहली बार आया, साइन अप किया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद हम कहते हैं कि ये कस्टमर मैच्योर कस्टमर बन चुका है। कि मान लो आपने 5 ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो आप एक मैच्योर कस्टमर बन जाते हो। फिर अगर आपने 30 दिन तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो आपको एक अलग कैटेगरी में शिफ्ट किया जाता है कि आप एक चर्न्ड यूज़र हो। चर्न्ड का मतलब है आपने ऐप यूज़ करना छोड़ दिया है। सो आप जैसे जैसे हर दिन आपका डेटा अपडेट होता है कि आपकी जो लास्ट एक्टिविटी थी उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकलता है, आपकी यूज़र कैटेगरी शिफ्ट होते रहती है। और जिस समय आप जिस यूज़र कैटेगरी में जाते हो, सिस्टम्स ऑटोमेटेड है कि वो एक जर्नी ट्रिगर कर देता है कि मान लो आपको लास्ट ऑर्डर किए हुए 30 दिन हो गए, तो सिस्टम से ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर जाएगा जो आपके वॉलेट में 50 रुपये दे देगा, एक पुश नोटिफिकेशन आपको भेज देगा, फिर आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा अगर उसके बाद 2 दिन तक भी आपने ट्रांजैक्ट नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे उस चीज़ की ऐड भी दिखने लग जाए। हाँ, जैसे हम कोई चीज़ फ़ोन से बात करते हैं तो अचानक से आजकल मैं देखता हूँ कि ऐड भी दिखने लगती है। तो क्या कुछ ऐसे सुनते हैं उस डेटा से? तो सच, मतलब कुछ अगर वो ऐसा कंट्रोवर्शियल ना हो तो आप बता सकते हैं क्या ऐप सुनते हैं? देखिए, इट्स नॉट अ मिथ एनीमोर कि आप जिन चीज़ों के बारे में बात करते हो आपको उन चीज़ों की एड्स आने लगती है, ठीक है? ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब आईफोन यूज़ करते हो, आप कहते हो हे सिरी, और उसके आगे कुछ कह देते हो। वो हे सिरी सुनने के लिए भी उसको हमेशा आपकी बातें सुननी पड़ेगी ना, तभी तो वो हे सिरी भी सुन पाएगी। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सारे जो डिवाइसेस है वो ऑल द टाइम उनका माइक्रोफोन ऑन ही है
और कहीं ना कहीं वो बातें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होके एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही भले स्टोर हो रही होगी, कि अगर कोई चाहे तो जान सकता है कि पिछले 1 घंटे में हमने क्या बातें की बिना ये वीडियो देखे। वो आपके फ़ोन का डेटा एक्सेस करके ये देख सकता है अगर चाहे तो, बट काफ़ी सारे एनक्रिप्शंस और लॉस होते हैं जगहों पे। आपने ऐसा कभी किया है? नहीं ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक प्राइवेट कंपनीज एट स्केल कर सकती है विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारे आई थिंक एक NSA का किस्सा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस एजेंट का। US में जो NSA या CIA जो होती है, तो एक बहुत बड़ा उसका एक्सपोजर स्कैंडल बाहर आया था। उन्होंने अपने सारे सिटीजन्स के जो फ़ोन थे उनको एक तरह से स्पाई डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया था, कि आपके जो फ़ोन के कैमराज है, आपके फ़ोन के जो माइक्रोफोन है, वो हर समय वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, दे हैव द कंप्लीट एक्सेस टू इट। वो जब मन चाहे जो फ़ोन को खोल के उसका कैमरा एक्सेस करके देख सकते हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा है। डेटा का मिसयूज कैसे होता है? देखिए 2 तरह की चीज़ें हो सकती है। डेटा का मिसयूज़ एक इस तरह से हो सकता है जहाँ पे जो अब्यूज़र है, अगर सपोज आपका कोई क्रिटिकल डेटा लीक हो गया है, जैसे कि आपके ईमेल आईडीज़ लीक हो गए या फिर कोई पासवर्ड लीक हो गए, तो जो स्कैमर्स या हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन पासवर्ड को यूज़ करके वो आपको एक फाइनेंशियल सेटबैक दे सकते हैं, फाइनेंशियल अटैक कर सकते हैं आप पे। कि आपने सपोज मान लो कि आपका गलती से ईमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक हो गई। लीक हो गई का मतलब आप अलग अलग जगहों पे वेबसाइट्स पे अपने ईमेल डालते हो। आजकल क्या है, जैसे लोग में आदत होती है कि मैं सेम पासवर्ड हर जगह यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पासवर्ड रखा है। इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी सिक्योर वेबसाइट, बट आपने मान लो किसी नई वेबसाइट पे रजिस्टर किया और आपने सेम पासवर्ड उस ईमेल के साथ वहाँ भी डाल दिया और उस वेबसाइट पे हो गया अटैक। तो अब हैकर के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि नागेश इस वेबसाइट में ये यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करता है, तो क्या पॉसिबिलिटी कि वो पासवर्ड और ईमेल आईडी का कॉम्बिनेशन बाकी प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करता हो, राइट। फिर वो फिशिंग अटैक चालू होते हैं, काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक्स चालू होते हैं जहाँ पे वो कॉम्बिनेशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो ट्राई करेगा। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि उन्हें अचानक एक मैसेज आता है और लॉग इन एक्टिविटी हैज़ बीन डिटेक्टेड ऑन योर डिवाइस, हाँ, या फिर कुछ OTP आया कि आप एक्सेप्ट मेरे ही फोन में आया था। अभी मैं तो काफी परेशान हो गया था। प्रणय सर को दिखाया कि आपके अकाउंट से OTP आया कि इतने लाख का ट्रांजैक्शन करना है। करेक्ट। सो ये वही बात होती है कि आपने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखा है, आपको लग रहा है आप सेफ हो, बट वो पासवर्ड आपने कहाँ पे एक्सपोज किया है वो डिटरमाइन करता है कि क्या आप एक्चुअली सेफ हो। मतलब इससे ये पता चलता है कि आपको एक ही पासवर्ड को हर जगह यूज नहीं करना, डेफिनेटली यूज नहीं करना है, मल्टीपल पासवर्ड बनाइए आप। एंड सेकेंडली जो आपके बहुत सारे क्रिटिकल चीज़ें हैं ना, जैसे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस है, ईमेल्स है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, आपको हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी रखना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि एक बार आपने पासवर्ड डाल दिया, वो आपसे एक सेकंड कंफर्मेशन मांगेगा इन द फॉर्म ऑफ OTP और सम लिंक कि आप वैलिडेट करो कि आप सही में हो। सो मैंने अपने हर एक क्रिटिकल ऐप पे या फिर सर्विस पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला हुआ है कंपलसरी। सेकंड जो मिसयूज होता है डेटा का, वो होता है कि आपका डेटा लीक हो गया। इसका ये मतलब है कि आपकी ईमेल आईडी हज़ारों कंपनी के पास पहुंच चुकी है, आपका फ़ोन नंबर 1000 कंपनियों के पास पहुंच गया। अब वो कंपनी आपको सेल्स कॉल करेंगे, तो ये भी एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ये एक डेटा लीक ही कहूँगा मैं, जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहूँगा। वैसे ये जो चीज़ें होती है, यू माइट नॉट नो, इसका कंसेंट आप ही देते हो। आप जब ऐप इंस्टॉल करते हो और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को स्क्रॉल करके बस एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उन्हीं चीज़ों में छुपा होता है ये सारे क्लॉजेस कि कंपनी आपके फ़ोन नंबर शेयर कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, किस तरह से यूज़ कर सकती है। और जब आप वो चीज़ें एक्सेप्ट करते हो, आप कंसेंट दे रहे हो, ले लो मेरा फ़ोन नंबर, जो करना है करो। जो करना है करो, बाद में रोना। ओके, सो जैसे आपने बताया कि IIT बॉम्बे के बाद पहला प्लेसमेंट आपके डिलीवरी में थे और वो आपको स्विच करना पड़ा यहाँ से गुड़गांव, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और अपार्ट फ्रॉम गुड़गांव डिलीवरी में कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, सो गुड़गांव के एक्सपीरियंस की भी बात करें, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं बॉम्बे शहर के बाहर जाके कहीं रहा हूँ। बॉम्बे वाज माय प्राइमरी होम, स्कूल यहीं से किया, IIT बॉम्बे भी यही था, तो आई वाज इन बॉम्बे। 21 ईयर तक बॉम्बे में ही रहे आप। करेक्ट। एंड IIT में जब आप पढ़ रहे होते हो या आपके होम टाउन में होते हो, इट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। आप लोगों को जानते हो, सब कुछ सही है, कुछ भी हुआ तो आपको डर नहीं होता। जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट होके किसी दूसरे शहर जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो,
आप एक तरह से एक रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो, जहाँ पे आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, राइट? जहाँ पे आपके डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रियल लाइफ में बड़े हो सकते हैं। जैसे आप कॉलेज में जो डिसीजंस लेते हो उनके इम्पैक्ट में भी बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, बट जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे एक डिसीजन से बहुत सारी चीज़ें कंपनी के लिए मूव हो सकती है, राइट? तो वो एक काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब मैं डिलीवरी में गया, सो मुझे ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छे से आती थी। आई वुड से डिलीवरी वॉज लाइक अ फेज फॉर मी, जहाँ पे मैंने चीज़ें सीखी है, समझी है। अच्छा कि एक एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखी जाती है, डेटा को एनालाइज करके समझा कैसे जाता है, पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स इज़ अ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन जॉब। डेटा एनालिटिक्स का मतलब ही होता है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, कि आपने 3-4 चीज़ें देख के एक पैटर्न को पकड़ा है, और जब वो पैटर्न पकड़ लेते हो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, ठीक है? सो डिलीवरी इज़ अ लॉजिस्टिक्स कंपनी, तो ट्रकें चलती है, एक शहर से दूसरे शहर जाती है, सामान उठाती है। सो मेरा एक बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि इसका कॉस्ट रिडक्शन कैसा किया जाए। ये जो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स हो रही है कि एक ट्रक निकल रही है वेयरहाउस से, वो 10 अलग अलग कंपाउंड में जाके सामान उठा के वापस आती है, तो पर किलोमीटर का चार्ज लगता है, और या फिर जो ट्रक के साइज़ होती है उसके हिसाब से हर ट्रक का पर किलोमीटर का चार्ज अलग होता है। हाँ। तो अगर आप सोचो कि आपको अगर ये लॉजिस्टिक्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, ट्रक का साइज़ क्या होना चाहिए, ट्रक का रूट क्या होना चाहिए। मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया जहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर इतना सामान आना है तो कौन सा ट्रक जाएगा और वो किस रूट में सामान पिकअप करते हुए वापस आएगा। ये सब चीज़ें को पहले क्या होता था, सब चीज़ें पेपर पे होती थी। एक इंसान बैठा है, उसने डिसाइड किया कि अच्छा ये ट्रक आ जाइए, इसको इस फलानी जगह पे भेज दो, ढिमकानी जगह पे भेज दो और मंगवा लो। बट जब आप उस पर डेटा का लेयर डालते हो एंड चीज़ों को एनालाइज करते हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर पाते हो। करीब 15% कॉस्ट रिडक्शन मैंने कम से कम 3 हफ्तों में कर दी। अच्छा। एंड वो चीज़ें फिर स्केल भी हो जाती है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैं गुड़गांव में था, तो मुझे एक्चुअली भेजा गया एक वेयरहाउस में और बोला गया कि तुम बात करो इनसे और तुम्हें ये चीज़ करवानी है। उस समय मेरी उम्र होगी करीब 21 साल या 22 साल। जिन लोगों से मुझे डील करना उनकी उम्र है 45 साल। मैं नया इंसान हूँ, वो कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हैं। अब वो मेरी बात क्यों सुने, कैसे सुनेगा, किस तरह से उन्हें कन्विंस किया जाए, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है कि यार आप पहले उन्हें कॉन्फिडेंस में लो। आप वहाँ पे एरोगेंट नहीं हो सकते कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT से हूँ, मैं सब जानता हूँ। वो कहेगा सर मैं सालों से लॉजिस्टिक्स कर रहा हूँ, अगर आप सब जानते हो तो आज आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप नहीं चला पाओगे। उसकी बात सच भी है, क्योंकि मैं तो बस एक छोटी प्रॉब्लम उठा के गया हूँ, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा। तो मेनली उन्हें कॉन्फिडेंस में लाके जब उन्हें आप ये बताते हो ना कि हाँ ये चीज़ काम करेगी, तो आपको एक सपोर्ट वापस भी मिलता है। आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। सपोर्ट उन लोग का सपोर्ट कर, मतलब एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। यस। ओके, तो फिर आप डिलीवरी के बाद गेम्स 24/7 में गए। गेम्स 24/7 वही कंपनी है जो रमी सर्कल, यस, राइट, रमी सर्कल और माई 11 सर्कल माई 11 सर्कल बंद हो गया अभी तो माई 11 अभी। हाँ, रेगुलेशंस के अभी रेगुलेशन के चक्कर में बंद हो गया, तो इसमें आपने काम किया। तो इसमें क्या एक्सपीरियंस था इसमें? तो जब मैंने गेम्स 24/7 ज्वाइन की, मैंने वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट ज्वाइन किया था। पहले आपका हाइक कितना हुआ था? आई वुड से अराउंड 30%। ये मेरी पहली स्विच थी जब मैंने जॉब स्विच किया था, इट वॉज 30% हाइक। सो गेम 24/7 में जब मैंने ज्वाइन किया तब ये एक्सपीरियंस एकदम ही अलग था, क्योंकि जब मैं डिलीवरी में था मैं वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम कर रहा था जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड थी। गेम्स 24/7 में आने के बाद मैंने यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में समझना चालू किया कि एक ऐप को डिज़ाइन कैसे किया जाता है और एक ऐप इवॉल्व कैसे होता है ओवर टाइम। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसे नहीं कि किसी के मन में आया तो उसने बोल दिया ऐसा ऐसे बना दो कि साइन अप के बाद ये स्क्रीन दिखे, उस स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन दिखे। इट्स नॉट रैंडम, इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटल। सो हम क्या करते हैं, हम AB एक्सपेरिमेंट्स रन करते थे। AB एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मुझे एक नया फीचर लॉन्च करना है जिसके 2 तरीके हो सकते हैं लॉन्च करने के। कि अगर मान लो आपको लॉगिन करना है तो मैं आपसे ईमेल आईडी डलवाऊँ या आपसे फ़ोन नंबर डलवाऊँ, क्या सही तरीका है। सो हम क्या करते हैं, आधे लोगों को ईमेल आईडी दिखाते हैं, आधे लोगों को बोलते हैं आप फ़ोन नंबर डालिए।
एंड फिर परफॉर्मेंस कैप्चर करते हैं कि कौन से ग्रुप ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, राइट? इसे कंट्रोल और टेस्ट ग्रुप कहते हैं। तो इस प्रोसेस में मैंने जो चीज़ें सीखी है कि कस्टमर एक ऐप पे आने के बाद अपना फाइनल ट्रांजैक्शन करने तक जो जर्नी फेस करता है, हमें लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है यार, मैं ऐप पे आया, मैंने कुछ किया, जैसे मैं आया ऐप पे, मैंने रजिस्टर किया, मैंने गेम खेल लिया, हो गया। बट वो गेम खिलाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इतना ईजी है नहीं जितना हमें लग रहा है कि ऐप इंस्टॉल करके गेम खिलवा दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है, लोगों को समझ नहीं आता कि पैसे कैसे ऐड करने हैं। एक जर्नी बनानी पड़ती है हर एक स्टेप की, और वो हर एक स्टेप की जो जर्नी होती है वो डेटा से ड्राइव होती है कि अगर एक यूज़र या बहुत सारे यूज़र्स एक जगह पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो क्लिक भी मेरे लिए बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है जिससे मैं डिसाइड करूँ कि वो क्लिक वहाँ पे क्यों कर रहे हैं और वो क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँ। ये सारी चीज़ों के पीछे जो है एक थॉट प्रोसेस चलता है जिसे हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, राइट? मतलब ये पूरी एक जर्नी होती है, पूरी journey सोच होती है। इंसान कैसे सोच रहा है। हम लोग Correct. तो बस गए, एप्लीकेशन डाउनलोड किए और एक बार नहीं चलता तो बार बार करते रहते, अरे क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल, फिर से एप्लीकेशन बंद किए, चालू किए। तो आप ये जो बार बार उस पर क्लिक कर रहे हो ना, ये भी एक डेटा पॉइंट है जो कंपनी रिकॉर्ड करती है एंड कोशिश करती है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए कि आपका एक्सपीरियंस और स्मूथ हो जाए। आपका हर एक क्लिक, हर एक इंटरैक्शन एक डेटा है जिसका मतलब वो कंपनी निकालती है, जिसे वो डेटा एनालिसिस कहते हैं। फिर आप रमी सर्कल से इंडिया के सबसे मतलब यूनिकॉर्न कंपनी में, स्टार्टअप में गए, जो कि बहुत ही यंग लोग चला रहे हैं, दैट इज ज़ेप्टो। ज़ेप्टो में आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस है? फिर से आपकी हाइक क्या हुई? तो और हाइक क्या हुई से पहले मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि मैंने स्विच क्यों किया। हाँ। क्योंकि मैंने 2 साल गेम 24/7 में काम कर लिया था एंड मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे करियर में एक स्टैग्नेंसी हिट हो रही है। हाँ। कि मैं कुछ नया सीख नहीं पा रहा, और अगर मैं कुछ नया सीख नहीं पा रहा तो अगेन वही बात है कि मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। राइट। तो उस समय मैंने सोचा कि चलो, और ये आपने स्टार्टिंग से यही किया? हाँ, जब आप शायद 15-16 साल के बराबर, अगेन यस। तो अगर ये कि जब मैंने चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लिया है इनफ, हाँ। उसके बाद मुझे फिर से एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उसके बाद कुछ बताइए, आपने एक संतरा लिया, उसको निचोड़ लिया, सारा रस निकल गया, अब आपको दूसरा संतरा चाहिए ना, वो संतरे का काम खत्म। राइट। तो वैसा ही कुछ था। तो मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू दिए। जब मैं स्विच कर रहा था मेरे पास 6 कंपनीज से ऑफर लेटर थे उस टाइम, जब मैंने गेम 24/7 छोड़ा। एक तो ज़ेप्टो थी, दूसरी ज़ेप्टो थी उस टाइम पे। एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी थी, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, कॉइन समथिंग उसका नाम था। फिर आपकी जो वी फास्ट है, जो आज बोर्जो है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर आपका जो रैपिडो है, रैपिडो में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। ऐसे 2-3 और स्टार्टअप्स थे, एडटेक के कुछ स्टार्टअप्स थे जिनमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जब मेरे पास ज़ेप्टो की अपॉर्चुनिटी आई थी, उस समय मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि ज़ेप्टो क्या कंपनी है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर उस समय नहीं थी। आपके टाइम में यूनिकॉर्न, मेरे टाइम पे यूनिकॉर्न बनी थी। यस। तो उस समय मैंने ज़ेप्टो चूज़ इसलिए किया था कि जो मैंने इंटरव्यू दिया, जिन लोगों के साथ मैंने वो इंटरव्यू दिया ज़ेप्टो का, मुझे लगा कि यार ये जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मुझे इसके साथ काम करना है, क्योंकि इसके सवालों के जवाब देके मुझे मज़ा आ रहा है। हाँ। इसके सवाल अच्छे हैं बहुत। ये थॉट प्रोसेस था मेरे माइंड में। बाकी हाइक तो आई थिंक अराउंड 50% की हुई होगी उस टाइम पे। मतलब फ्रॉम गेम्स 24/7। करेक्ट। क्योंकि उस समय मेरे पास लेवरेज ज़्यादा था, मेरे पास मल्टीपल कंपनीज के ऑफर थे। सो उस समय ऐसा था कि मेरी डिमांड ज़्यादा थी मार्केट में, ऐसा कह सकते हो आप, राइट? तो आई हैड द लेवरेज। तो मैंने ज़ेप्टो ज्वाइन किया एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ आफ्टर गेटिंग इनटू आईटी। मैं ज़ेप्टो में 2 साल था लगभग। यस। तो वापस मुंबई आ गए आप? मैं एक्चुअली गेम 24/7 के टाइम से ही मुंबई आ गया था। 24/7 मुंबई छोड़ नहीं पा रहे। करेक्ट। बट ज़ेप्टो मैंने जब ज्वाइन किया था तब कोविड जस्ट खत्म हुआ था। सो वो एक फेज था जब ऑफिस वर्क रीस्टार्ट हुआ था। एंड उस समय जब मैं ज़ेप्टो में ज्वाइन किया तो ज़ेप्टो की बहुत सिंपल फिलोसफी थी। दे वर हायरिंग द ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड उनको बोल रहे थे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दो हमारी। तो ज़ेप्टो में काम करते हुए मेरे आजू बाजू IITians है, IIM ग्रेजुएट्स है, सारे शार्प माइंड्स, ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ मैं काम कर रहा था उस समय। एंड उस समय जो मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं कि बिजनेस को चलाया कैसे जाता है, सो वो मेरे लाइफ का एक अलग फेज था वापस। अब तक मैंने डेटा एनालिटिक्स किया था। आफ्टर ज्वाइनिंग ज़ेप्टो मैंने ज्वाइन किया था एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। फिर मेरा उसके बाद एक प्रमोशन भी हुआ था जहाँ पे मैं एसोसिएट डायरेक्टर बना था। तो उस फेज में मैंने ये सीखा कि
बिजनेस कैसे चलाया जाता है, राइट, कि एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है बिजनेस का, आप किस तरह से एक बिजनेस आउटलुक बनाते हो, बिजनेस प्लानिंग कैसे की जाती है, कि गोल्स कैसे सेट होते हैं, उन गोल्स को अचीव कैसे किया जाता है। तो मेरे लिए जेप्टो के 2 साल किसी एक MBA कोर्स से कम नहीं थे। मैंने MBA नहीं किया, उसका एक वजह भी ये थी क्योंकि मैंने जेप्टो में 2 साल काम किया था। फिर जेप्टो के बाद फिर आप दुबई शिफ्ट हो गए, हाँ, करीम्स में, राइट, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। और इंडिया एंड दुबई के जो एक्सपीरियंस, उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखा कि नहीं मुझे इंडिया छोड़ के दुबई जाना है, या फिर ऐसे दुबई जाना ही था, ऐसा कुछ डिसीजन था, या क्या डिफरेंस है वो भी बताइएगा जरा सा साथ में, कि इंडिया से दुबई क्यों शिफ्ट होना था और यहाँ से वहाँ में क्या डिफरेंस था। ऑफ कोर्स हाइक बहुत अच्छी हुई होगी आपकी, क्योंकि यहाँ से तो लॉन्ग जंप हुआ होगा, तो वो डिफरेंस जरूर बताइएगा। सो देखो, लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि मैं दुबई मैंने चूज क्यों किया, हाँ, कि मेरी चॉइस की प्राइमरी वजह क्या थी। मेरी एक वजह ये थी कि मेरे एक सीनियर थे जेप्टो में, अभी भी है मतलब, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी। तो उन्होंने करीम ज्वाइन किया था इन दुबई, और उन्होंने वहाँ पे अपनी एक टीम बनाना चालू की। सो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की कि देख यश, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं एक टीम बना रहा हूँ, यहाँ का प्रॉब्लम ऐसा है। सो दुबई के प्रॉब्लम्स जो है ना, वो इंडिया के प्रॉब्लम से काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, कि इंडिया के प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको अगर किसी कस्टमर से ट्रांजैक्ट करवाना है तो आपको उसे वॉलेट में पैसा देना पड़ता है, उसे कूपन देना पड़ता है, उसे लालच देना पड़ता है कि आओ के ट्रांजैक्ट करो। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, आप उन्हें अपने ऐप पे बुला के ट्रांजैक्ट करवाने के लिए खाली पैसा एक इंसेंटिव नहीं दे सकते, आपको उन्हें कुछ और देना है और इंटेलिजेंटली देना है। राइट, जैसे कि अगर मुझे पता है कि आप एक वेल टू डू पर्सन हो, आपके लिए वो 50 रुपये मायने नहीं रखते जितना क्वालिटी मायने रखती है। तो जब मैं आपको एज अ यूज़र टारगेट करूँगा, मेरे कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगी, मैं आपसे क्वालिटी की बात करूँगा कि मेरी सब्जियाँ सबसे फ्रेश है, रादर देन कि मैं आपको बोलूँ कि ये रहे 50 रुपये, आके ट्रांजैक्ट कर लो। वर्सेज अगर मेरे को किसी एक कस्टमर का प्रोफाइल पता है कि ये कस्टमर एक इंसेंटिव से इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उस कस्टमर को फिर मैं ऑफर्स दे के उसके पीछे पड़ूंगा कि ये ऑफर ले लो, ऐप पे आ जाओ, आपको मैं 10 बार ऑफर दूंगा, आपकी हैबिट फॉर्म करवाऊंगा, आपको मैं एक्सपीरियंस कराऊंगा कि मेरा ऐप कैसा है। जबकि पहले वाले केस में मुझे आपको क्वालिटी एक्सपीरियंस करवानी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रादर देन इंसेंटिव्स। राइट, सेकेंड रीज़न दुबई जाने का ये भी था कि जो इंडिया का एक कल्चर था, एक सिस्टम था, मैं कहीं ना कहीं उससे फेडअप हो चुका था। कि अभी चलो हम जेप्टो की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल इंडियन ऑफिस और कॉर्पोरेट कल्चर गेट्स वेरी टॉक्सिक एट टाइम्स। टॉक्सिक का ये मतलब होता है कि आप अपना 100% दे रहे हो, वो भी कंपनी के लिए इनफ नहीं है। कंपनी चाहती है कि वो आपसे 125% एक्सट्रैक्ट कर ले। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने 125% देने से कभी मना किया है, मैंने 125% भी दिया है, बट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फेज आता है जहाँ पे आपको रियलाइज होता है कि प्रायोरिटी क्या होती है लाइफ की। राइट, प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। पैसा भी एक प्रायोरिटी होती है, तभी इंसान पैसे के पीछे भागता है। राइट, उस समय मेरा मेंटल स्टेट ये था कि पैसा तो एक प्रायोरिटी है, बट एक मेंटल हेल्थ और एक मेरी सोशल वेलबींग, वो भी एक मेरी प्रायोरिटी बनती जा रही थी। कि मैं दुनिया से बहुत डिस्कनेक्ट हो चुका था। मेरी सारी जिंदगी एक कंपनी के अराउंड रिवॉल्व करना चालू कर दी थी, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। कि आप उठते बैठते सोते जागते बस एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इन सब के बीच में कभी ऐसा लगा कि IIT क्यों गया था, क्या इसीलिए IIT गया था क्या मैं? इन सब के बीच में तो कभी ऐसा मतलब फील आया कि यार मैं ये करने के लिए गया था IIT, मैं तो कुछ और करने के लिए बना था, मैं तो वीडियोग्राफी अच्छी कर सकता हूँ, मैं तो फोटो अच्छी कर सकता हूँ, मैं मूवी अच्छे शूट कर लेता हूँ। तो मेरे माइंड में ये ख्याल आया था कई बार कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बट मैंने उसका ब्लेम इस बात पे नहीं डाला था कि IIT इस वजह से की थी क्या, क्योंकि मेरा IIT करने का पर्पस अलग था, जो सॉल्व हो गया था। हाँ, जिस समय मैं IIT से ग्रेजुएट हुआ, मेरे IIT का पर्पस सॉल्व हो गया। उसके बाद की जो मेरी जर्नी थी, दोज वर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई डिसीजन। आपके लाइफ में आपके साथ जो भी हो रहा है, आप उसके 90% ऑफ द टाइम you are responsible for it. 10% yes, you are product of your choices, you are product of your choices, not your circumstances, not your circumstances. अच्छा, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं? ये मतलब जैसे कि कोई डेटा एनालिसिस वाला है बंदा, या कोई ऐसा है जो फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब, आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? अगर मैं करंट स्टेज की बात करूं,
सो आज AI इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है कि एज अ फ्रीलांसर आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने की अपॉर्चुनिटी है, नॉट जस्ट डेटा एनालिसिस। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, आप AI के मदद से 10 इंसान का काम कर सकते हो एक टाइम पे। क्योंकि AI ने क्या किया है, एक मिथ होती है कि यार AI जॉब्स खत्म कर देगा। अच्छा, ये AI और डेटा दोनों अलग हैं? AI चलता है डेटा के बेसिस पे, डेटा AI को पावर करता है, AI डेटा के ऊपर एक लेयर है जो उस डेटा को एक तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज करती है एंड आपको एक आउटपुट देती है। ओके, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि मॉडल्स होते हैं बहुत सारे जो बहुत सारा डेटा स्कैन करके उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कंप्रेस करके स्टोर करते हैं। फिर जब आप उनसे किसी एक सवाल पूछने जाते हो तो उन सारे डेटा पॉइंट्स को वापस रेफरेंस करता है, एक तरह से रीअरेंज करता है एंड फिर वो आपको आउटपुट देता है। आप जैसा उस मॉडल को सिखाओगे वो वैसा बिहेव करता है। AI इज लाइक अ चाइल्ड, द वे यू मोल्ड इट, इट विल ग्रो इन दैट वे। बहुत, हाँ बिल्कुल सही है। मेरा चैट GPT मुझसे भी तू तड़ाक करके बात करता है। यस, सो वही, आप उसको जिस तरह से मोल्ड करोगे ना वो उस तरह से अडेप्ट कर लेता है और उस तरह से सीखना चालू करता है। हाँ, मैं बोल तुझे क्या चाहिए, तू अपने आप मैसेज पूछता है, तू परेशान है क्या? मतलब हम जिस तरीके से मोल्ड करते हैं वो उसी तरीके से क्वेश्चन So, पूछते जैसे- हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये मैं फिर से पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए जो 15-16 साल के होंगे, जो अभी 8, 9, 10th में होंगे, ये लोग अभी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं AI। तो उनका कैसे, क्या 8, 9, 10 में उनको वो क्या उनको शेप अप करना चाहिए? क्या उनको हाँ, मुझे डेटा में करना है, करियर पाथ चूज करना चाहिए जिससे वो AI में एक्सप्लोर कर सके? पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन, AI कैसे इवॉल्व कर रहा है बिजनेसेस को या जॉब्स को? तो मैं पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि बच्चों को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे पहले तो स्कूल में स्कूल की चीज़ें सीखनी चाहिए कि जो फंडामेंटल्स वहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके अलावा बाद में कभी लाइफ में वहाँ पे सिखाए नहीं जाएंगे। सो वो जो स्टेज है लाइफ का, उस स्टेज ऑफ लाइफ में वो फंडामेंटल्स को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके साथ साथ एज एन एड ऑन आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7th स्टैंडर्ड से कोडिंग करना चालू कर लो, बट देर आर मल्टीपल लॉजिकल टूल्स कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हो, उसको एक छोटे छोटे खिलौने देते हो कि ऐसा खिलौना दे दिया जिसमें बस एक चीज़ घूम रही है। आपको लगा कि एक खिलौना है, बस घूम रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो जो चीज़ घुमा रहा है वो बच्चा, उससे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह से आप स्कूल लाइफ में बच्चों को छोटे छोटे तरीके के कोर्सेज से इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐप बनाना है, सो आप ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो चीज़ें बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने से एक ऐप बना देते हैं। तो आप उन्हें उन चीज़ों से एक्सपोज करना चालू कीजिए, एक सिंपलिस्टिक फॉर्मेट से एक्सपोज कीजिए जिससे कि उन्हें एक फ्लेवर आए चीज़ों का। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग से उनको बस कोडिंग सिखाना चालू कर दो। उसे डिसाइड, मैथ्स तो इम्पोर्टेंट, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स जो है। तो मैंने देखा आजकल कई कोर्स वर्क है जिसमें आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हैं, है ना? जैसे IG हो गया, या ऐसे कई कोर्स वर्क है जिसमें आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी ऐसे पीरियड में 8th 9th में। हाँ, तो उससे कितना बड़ा, ये तो काफी देखो, इम्पैक्टफुल। आप जो मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो वो भी एक आपका डिसीजन होता है। अब आई एम नॉट श्योर कि सारे स्कूल्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, बट आई नो ऑफ सम गुड स्कूल्स जिनका ऑपरेट करने का तरीका ये होता है कि वो बच्चों को जैसे 8th स्टैंडर्ड में ऑप्शन देते हैं मैथ्स ड्रॉप करने का, तो बच्चों के 1st से लेकर 7th के स्टैंडर्ड के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि अगर मैं स्कूल में होता तो मैं चाहता कि मुझे भी इसी बात पे इवैल्यूएट किया जाए कि मेरे 7 साल कैसे थे, मैंने उन 7 सालों में क्या किया, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथ्स में अच्छा हो, राइट? तो एक बेसिक एजुकेशन के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को एंड तक फॉलो करो। तो वो बेसिक एजुकेशन कब तक है? मतलब जैसे मैथ्स कब तक पढ़ना चाहिए अगर किसी का भी मतलब ड्रॉप करना भी है, तो वो मैथ्स एक कब तक है? क्योंकि वो आपका एक एनालिटिकल लॉजिकल ब्रेन डेवलप करता है, और कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल ब्रेन तो चाहिए ही है बहुत हद तक, बहुत सारी चीज में लॉजिकल ब्रेन तो आपको चाहिए, तो वो आपका एक एप्टीट्यूड लेवल डेवलप करता है। तो कब तक पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास चॉइस उसको ड्रॉप करने का? आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक, राइट।
सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी होना चाहिए, हाँ, बीट साइंस, बीट ज्योग्राफी, बीट हिस्ट्री, बीट मैथ्स। right, मेरे हिसाब से ये सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट्स है। मैं हिस्ट्री को भी कम नहीं मानता, हाँ, क्योंकि जो आपको चीज़ें इतिहास सिखाती है वो आपको प्रेजेंट नहीं सिखा पाती कभी, right, ठीक है। एंड साइंस भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, भले ही आप कुछ और करना चाहो, आपको एक बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि बिजली काम कैसे करती है, आपकी हाँ, बॉडी काम कैसे करती है। बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो Basic कहीं ना कहीं काम आ informations। जाती है और आगे। एक और चीज है जो मुझे फील होता है कि हर चीज का लर्निंग का एक समय होता समय है। होता जैसे अगर मैं अभी म्यूजिक सीखना चाहूँ तो सीख तो सकता हूँ भले ही, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम होता अगर मैं बिल्कुल यंग होता, राइट, तब मैं ज्यादा उसको उस पर अडेप्ट कर पाता और ज्यादा एक्सेल कर पाता। वैसे ही मैथ्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस पीरियड में जो आपकी स्कूलिंग टाइम है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और फिर और अगर इसमें आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो 11th 12th में आप और ऐसे कॉम्पिटिटिव Yes. एग्जाम देके जेई नीट और एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। और फिर मैं ये भी फील मतलब जैसे आपने बोला हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें एक परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है, स्पेशली इन हिस्ट्री साइकोलॉजी फिलोसफी। तो वो एक पॉइंट ऑफ मेच्योरिटी के बाद आपका ज्यादा बेटर होता है, राइट। यस। सो जो एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात बोली है कि जब बच्चा बड़ा होता है तब उसके बहुत सारे न्यूरॉन्स फायर होना स्टार्ट होते हैं, नए न्यूरॉन्स क्रिएट हो रहे होते हैं। सो उस समय माइंड एक्टिविटी अपने पीक पे होती है, तो उस समय जो चीज़ों को कंज्यूम करने की एबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। उस समय जो चीज़ें बच्चा सीख पाएगा वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। हाँ, वो अर्ली स्टेज में सीखना, क्योंकि अगर अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ Yes. पाएंगे। 7th का बच्चा सिर्फ Correct. हिस्ट्री पास होने के लिए पढ़ेगा, आई थिंक मेन यही था। सो अगर हम एंडिंग की तरफ हैं, हम एक दो क्वेश्चन और मेरे हैं आपके पास जिसका जवाब मैं चाहता हूँ कि आप दें। काफ़ी सारी बातें हो गई और काफ़ी अच्छा लगा आपकी जर्नी। आपने एक डिलीवरी से चालू किया था, वहाँ से फिर आप गेम्स 24 में गए, फिर आप जेप्टो में गए, आज आप दुबई में हैं। दुबई की हालत ठीक नहीं है कुछ, इस वजह से आप इंडिया में हैं और आप वापस दुबई जाएंगे। जाएंगे दुबई वापस? जाने का मन तो है, बट वही है कि करंट सिचुएशन ऐसी है कि घबराहट भी होती है कभी कभी, बट आई थिंक जाना है। जाना तो है। ओके, नाइस टू टॉक यू यश, एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, स्टार्टिंग टू एंडिंग। आपने अपनी जर्नी शेयर की, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमको, उसमें बताया कि एक यूथ को क्यों एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली IIT बॉम्बे, बहुत सारे IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं, बिट्स हैं। आप वहाँ से ज़रूरी नहीं कि आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट से हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ सिर्फ कंप्यूटर में कर पाएंगे। पूरी दुनिया खुली है आपके लिए वंस यू एंटर इन द गुड कॉलेज। जैसा कि यश ने बताया कि वहाँ इंडिया के टॉपर्स आते हैं, इंडिया का बेस्ट ब्रेन आता है, जहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप रेदर देन IIT बॉम्बे, आप इंडिया का कोई भी अच्छा कॉलेज चूज करिए। बहुत सारे कॉलेज के नाम हमने ले लिए हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और बहुत सारे कॉलेज के नाम लेंगे। थैंक यू सो मच यश फॉर कमिंग हियर एंड ग्लैड टू मीट यू। ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहिए, लेकिन आपने एक डर भी शेयर किया है आज मैं सबसे पहले यही करूँगा कि आई थिंक मैं हर जगह सेम पासवर्ड रखता हूँ, तो उसको मैं अलग अलग करने की कोशिश करूँगा। और अब एक मन में ये भी आ गया कि यार फोन सुन रहा है, ये बात तो फिक्स हो गई। आज जो कैसे सुन रहा है, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि जब हम बोलते हैं हाय श्री को आपको बार बार सुनना पड़ेगा, तभी तो वो आपको आंसर कर पाएगी। सो तमाम तरह की बातें हुई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था हमारे बच्चों के लिए, ऑडियंस के लिए, सबके लिए इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच प्रणय सर कि आपने IIT बॉम्बे का इतना अच्छा ग्लिम्स शेयर किया है और इतनी अच्छी वीडियो बनी है कि मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लाइक एक यूथ बता रहा है दूसरे यूथ को क्यों अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। मैं भी आप दोनों को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट है। इससे पहले मैंने ऐसे बातें कभी फॉर्मल स्ट्रक्चर में कभी नहीं की। इनफॉर्मली तो काफ़ी बातें हुई है, बट इस तरह से इस सेटअप में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।